हाँ जी, राम राम सा स्वागत, अभिनंदन। कैसे हो सभी और कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? अब तैयारी आप लोगों ने अपने अच्छे से कर ली होगी, अच्छे से टेस्ट दे रहे होंगे और उसमें किस प्रकार का आपका स्कोर रहा है ये सबको पता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, ये भी आप लोगों को अब महसूस होने लग गया है। इसी श्रृंखला में सुपर फास्ट रिवीजन अपना कुछ सब्जेक्ट था, कंप्यूटर था, वो अपन ने 2.5 घंटे की क्लासों में कर लिया है। 5 क्वेश्चन वहाँ से आपको मिल जाएंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसी श्रृंखला में आज अपने एक 5 क्वेश्चन आने हैं साइंस से, तो उन 5 क्वेश्चनों के लिए अपन 1 या 2 क्लास मैक्सिमम लेंगे। जहाँ तक संभावना है 1 क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। कुछ थोड़ा पार्ट रहेगा उसको क्वेश्चनों के माध्यम से लास्ट में अपन करने वाले हैं, कोई दूसरा पार्ट लेके। ठीक है, जो भी साथी इस क्लास में जुड़ते हैं एक बार तहे दिल से अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, और जो भी नए साथी विजिट करते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, अब बात करें अपन साइंस की, तो उसमें क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इस वीडियो में आपको महसूस हो जाएंगे। कुछ साथी आते हैं 1-2 मिनट देखते हैं फिर वो चले जाते हैं, तो आप कम से कम 10-15 मिनट यहाँ देखिए, आपको तब पता लगेगा कि किस प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा और क्या क्या पढ़ना होता है। और उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ कि अपनी जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती की प्री परीक्षा है उसका आयोजन किया जा रहा है 5 सितंबर 2025 को, जिसके माध्यम से आप एग्ज़ाम में जो गलतियां करने वाले हो उसका दोहराव यहाँ कर सकते हो आसानी से। एक तो कुछ लोग ऐसे सोचेंगे कि मेरी किस्मत कैसे आजमाना चाहता हूँ, तो वो किस्मत यहाँ प्री परीक्षा में आजमा के देख सकता है कि आपकी किस्मत कैसी है, कि आप रिस्क जो क्वेश्चनों पे लेते हो वो यहाँ लेके देख लेना कि आपकी रिस्क कितनी अच्छी चलती है। क्योंकि वहाँ आप तुक्के बिड़ाओगे ना, तो तुक्के बिड़ा के 120 क्वेश्चन करके आओगे तो आप कन्फर्म है कि सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हो जाओगे। तो वो किस्मत जिसको आजमानी है वो इस एग्ज़ाम में आजमा सकता है 120 के 20 क्वेश्चन करके। ये परीक्षा ऑफलाइन मोड में उसी पैटर्न पर करवाई जाएगी जिस पैटर्न पे आपका अधीनस्थ बोर्ड पेपर करवाएगा, यानी मिक्स पेपर होगा आपके सामने। 120 क्वेश्चनों के जितने क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट से पूछने हैं वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन इस पेपर में ये विशेष ध्यान रखना है कि पेपर में जैसे साइंस के 5 क्वेश्चन आएंगे, तो आप आज तक कहीं पे भी पेपर दिया है ना, तो वो 5 क्वेश्चन आपको कंटिन्यू मिले। इंग्लिश का यदि आपने दिया है तो इंग्लिश एक साथ 15 क्वेश्चन मिलते हैं। लेकिन अधीनस्थ बोर्ड का पैटर्न ये है कि अधीनस्थ बोर्ड टोटल 12 पेपर प्रिंट आउट करवाता है, यानी 12 पेपर उसके टाइप रहते हैं। तो उस कंडीशन में वो सीरीज को मेंटेन करने के लिए अपने पेपर को राउंड फिगर देता है कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर उसको घुमा देता है। घुमाने का तात्पर्य ये है कि किसी के 80 नंबर का क्वेश्चन है तो वो किसी के 1 नंबर पे आएगा, किसी के पहला क्वेश्चन जीके का आ रहा है तो किसी के पहला ही क्वेश्चन मैथ या इंग्लिश का मिल जाएगा। तो ऐसे टोटल 12 सेट के पेपर बनते हैं। तो आपको कभी मैथ का क्वेश्चन मिलेगा, बीच में इंग्लिश का मिल जाएगा, बीच में हिंदी का मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपके पैटर्न को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि अपना माइंड जैसे मैथ में रहता है तो मैथ के जस्ट बाद में आपको जीके का क्वेश्चन मिल जाएगा, फिर कोई इंग्लिश का क्वेश्चन आ जाएगा, तो माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट होता है। तो ये चीज़ भी आप इस पेपर में आजमा सकते हो कि आपका टाइम मैनेजमेंट हो रहा है या नहीं। अब ज़्यादा यदि जिसको ज्वाइन करना है वो 4 सितंबर तक ज्वाइन कर सकता है। इसकी फ़ी मात्र 99 रुपये, और एग्ज़ाम 5 सितंबर को शाम को 3 से 5 बजे तक होगी। कहीं पे भी हो आप राजस्थान में बैठ के OMR पर इस टेस्ट को दे सकते हो। अब बात करते हैं अपनी साइंस की। ये जो क्लास के सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे, इसे मान लेना यदि जिसको समझ में नहीं आ रहा है, जो भी क्या करेगा स्पीड है उसको धीरे करके तैयार कर सकता है। ठीक है, वीडियो को 2-3 बार देखेगा तो समझ में आ जाएगा। पहले तो अपन ये चर्चा करेंगे कि इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं अपन। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन के नियम। आपके सिलेबस में ये लिख रखा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम कौन से हैं, और यहाँ से 100% एक क्वेश्चन पूछा जाना है। दूसरा क्वेश्चन है आनुवांशिकी से, जहाँ से 100% क्वेश्चन है। सिलेबस में जो मेंशन है वह पार्ट है आनुवांशिकी से संबंधित प्रमुख शब्दावलियाँ, तो वो ये क्वेश्चन यहाँ से है। तीसरा है मानव रोग। मानव रोग से भी जो क्वेश्चन पूछा जाना है वो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका। फिर आपकी धातु और अधातु और भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, इन दोनों को मिला के एक क्वेश्चन लिख रखा है मैंने। इसका तात्पर्य ये है कि किसी के तो आएगा धातु और अधातु का क्वेश्चन, और किसी के आएगा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से संबंधित क्वेश्चन। फिर उसके बाद में अपशिष्ट का प्रबंधन, अंतःस्रावी तंत्र और पाचन तंत्र। देखो उसने लिख रखा है मानव तंत्र, ह्यूमन जो सिस्टम है बहुत बड़ा सिस्टम है,
इस पूरे को तैयार करने से आपको 1 नंबर मिलेगा, और वो भी गारंटी नहीं एग्जामिनर पूछे, वो अपशिष्ट प्रबंधन से भी निपटा सकता है किसी एक शिफ्ट को। तो बाकी अंतःस्रावी तंत्र मोस्ट पार्ट है, उसके बाद में है पाचन तंत्र। अभी पटवार में भी दोनों शिफ्टों में इन 2 से ही क्वेश्चन पूछा था, तो आपको ज़्यादा उनमें फंसकर एक क्वेश्चन के लिए अपना टाइम वेस्ट नहीं करना होता है। कंपटीशन एग्ज़ाम यही कहती है कि जहाँ से सीधे सीधे नंबर आपके पड़े हैं ना, उनको पहले उठाओ। ऐसा नहीं 1 नंबर के लिए समुद्र की गहराई में गोता लगाओ, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना कंपटीशन एग्ज़ाम में। तो ये अपन पढ़ने वाले इसी सीरीज से अपने टॉपिक रहेंगे। सबसे पहले बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन, कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले इससे एक इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है आपको कि प्रकाश की चाल का क्रम। प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है? निर्वात में होती है। सर ये निर्वात क्या चीज़ है? निर्वात वह है जहाँ वायुमंडल नहीं है, उसको बोलते हैं निर्वात। उससे कम गैस में होती है, गैस की तुलना में द्रव्य में होती है, और द्रव्य की तुलना में ठोस में होती है। अब इसका कोई एग्जाम्पल देकर भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो देगा निम्न में से किसमें प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। फिर ऑप्शन दे देगा CO2, ऑप्शन दे देगा स्टील, ऑप्शन दे देगा जल। तो आपको ये पता लगाना है कि इनमें से गैस कौन है। जैसे CO2 मैंने बोला तो CO2 में हो जाएगा आंसर, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर है निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो होती है सबसे ज़्यादा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और इस प्रकाश की चाल की जो गणना सबसे पहले की थी वो रोमर ने की थी। याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं, एक बार देख लेना कि रोमर ने की थी। उसके बाद में बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन क्या चीज़ होता है? परावर्तन को यदि मारवाड़ी में मैं बोल दूँ तो पड़का पड़ना। मारवाड़ी में अपन क्या कर सकते हैं इसको? पड़का पड़ना। और पड़का कब पड़ेगा? जब सूर्य होगा, यानी जो प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मैंने ये कोई चमकीला पृष्ठ लिया जिसके एक और पॉलिश है, इस पर कोई प्रकाश की किरण आई, यहाँ तक वो आई, यहाँ टकराने के पश्चात इधर लौट गई, तो इस घटना को अपन क्या कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहने वाले हैं। क्लियर है? यानी जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में नहीं, उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर है परावर्तन के नियम। परावर्तन के 2 नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। 3 चीज़ है, आपतित किरण यानी आने वाली किरण, परावर्तित किरण यानी वापस जाने वाली किरण, और अभिलंब यानी नॉर्मल। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और कंपटीशन के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कोण I बराबर क्या होता है? कोण R होता है। यहाँ से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछेगा अगला कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण I बराबर कोण R, ये आपको याद रखना है। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर क्वेश्चन करवाऊँगा। एक बार थोड़ा सा इस चीज़ को, ये फिजिक्स का चैप्टर है तो समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले मैंने लिया ये लो जी, ये कोई परावर्तक पृष्ठ ले लिया जिसके एक और क्या है? पॉलिश की हुई है। प्रकाश की जो किरण आती है वो हमेशा सीधे मार्ग से आती है। यदि ये यहाँ नहीं होती तो ये प्रकाश की किरण ऐसे सीधी गुजर जाती, यानी इस किरण को मैं नाम कौन सा दूंगा? निर्गत, निकलने वाली किरण। ये किरण है आपकी निर्गत किरण। आने वाली किरण थी, एक अभिलंब होता है। अभिलंब क्या काम करता है? जो ये समतल होता है इसको 90 डिग्री के कोण पे विभाजित करता है, इसलिए इसको नाम दूंगा मैं अभिलंब। क्या नाम दूंगा? अभिलंब। और ये आने वाली किरण थी, तो आने वाली किरण को कह दिया मैंने आपतित किरण। ये आपकी आपतित किरण। ये नहीं होता तो ये किरण ऐसे सीधी जाती, लेकिन ये सतह होने की वजह से ये यहाँ से टकराएगी और किरण इधर की ओर लौट जाएगी। यहाँ टकराने के बाद में इसका हुआ है परावर्तन, तो किरण का नाम हो गया परावर्तित किरण। कौन सी किरण? ये आपका नाम हो गया परावर्तित किरण। अब आपको पता है मैथ का रूल कहता है कि 2 किरणें का प्रारंभिक बिंदु एक ही हो तो उनके बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। तो ये जैसे मैंने एक रेखा ये मानी, एक रेखा ये मानी, इसके बीच में कोण बन गया। ये कोण बनाने वाली किरण है आपतित किरण, इस वजह से इसका नाम हो जाएगा कौन सा कोण? आपतन कोण। और ऐसे ही ये भी एक कोण बन रहा है तो इसका नाम परावर्तित किरण के कारण हो जाएगा परावर्तन कोण।
ये दोनों कोण हमेशा बराबर होंगे, यानी कोण आई होगा और ये कोण आर होगा, यानी इंटीरियर एंगल इक्वल टू हो जाएगा आपका रिफ्लेक्टिव एंगल, कोण आई इक्वल टू कोण आर। अब यहाँ से ये किरण इस मार्ग से जा रही थी, इतना इसमें क्या आ गया, विचलन आ गया, इस कोण को बोलेंगे कौन सा कोण, विचलन कोण कहते हैं। ये तीन चीज़ आपको याद रखनी है, यानी जो एक सरल रेखा थी उसको मैंने तीन भागों में विभाजित कर दिया, आपतन कोण, परावर्तन कोण और विचलन कोण। यदि मैं इन तीनों को जोड़ दूं, आपतन कोण, परावर्तन कोण, विचलन कोण, तो ये एक सरल रेखा के कारण बनने वाला कोण हो जाएगा। यानी मैं कह दूं कोण आई प्लस कोण आर प्लस कोण विचलन इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 180 डिग्री, क्योंकि मैथ के अनुसार एक सरल रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है। फिर अपन ने पढ़ा कि कोण आई और कोण आर तो बराबर होता है। मैंने कहा ठीक है भाई, कोण आई प्लस कोण आर की जगह भी क्या लिख दूंगा, कोण आई प्लस लिख दूंगा विचलन कोण। कौन सा कोण, विचलन कोण, तो ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से मुझे पता चला कोण आई और कोण आई को योग करने से दो कोण आई प्लस विचलन कोण बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो मुझे विचलन कोण का मान निकालना है, तो विचलन कोण बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कि विचलन कोण बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस दो कोण आई। ये विचलन कोण निकालने का फॉर्मूला तैयार हो गया। दो कोण आई इधर था प्लस का, उधर जाके किसका हो गया, माइनस का हो गया। तो विचलन कोण निकालने के लिए 180 में से आपतन कोण के दुगुना को घटा दो। अब यहाँ से क्वेश्चन है आपके सामने, चलते हैं आगे की ओर। यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो विचलन कोण का मान क्या हो जाएगा। यहाँ से देखो आपतन कोण का मान कितना दे रखा है, तो आप कहते हो 60 डिग्री है, तो विचलन कोण में थीटा निकालूंगा तो 180 माइनस 60 का डबल कर दूंगा तो 120, देन आंसर आ जाएगा कितना डिग्री, 60 डिग्री। इस प्रकार से आप विचलन कोण निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई प्रकाश की किरण समतल सतह से 30 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण का मान क्या है। देखो कुछ साथी क्या होते हैं, जब नए नए पढ़ना शुरू करते हैं तो वो एक ही बात याद रखते हैं कि आपतन कोण इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका परावर्तन कोण, और वो पढ़ते नहीं है कुछ भी। वो यहाँ देखते हैं 30 डिग्री और आंसर 30 डिग्री ठरका के आ जाते हैं और फिर कहते हैं क्वेश्चन आसान था। भाई क्वेश्चन आसान था, लेकिन तुमने गलती कर दी है, पढ़ा नहीं है कि ये किसका मान था। इसने क्या बोला, समतल सतह के साथ, यानी ये जो सतह है ना, इस सतह के साथ कोण दिया है कितना, तो यहाँ दिया है 30, तो ये कोण कितना आ जाएगा, तो ये कोण आ जाएगा 60। इस वजह से ये कोण भी हो जाएगा 60। तो इसका आंसर 30 डिग्री ना होके कितना होने वाला है आपका, 60 डिग्री आंसर होने वाला है। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं ये परावर्तन के जो नियम थे, इतना तक मुझे लगता है कि आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके आगे है दर्पण। किसी कांच या प्लास्टिक, आपने देखी होगी, दर्पण देखा है तो कांच देखा है, कांच या प्लास्टिक की सतह के एक और पॉलिश कर दी जाए तो दूसरी सतह परावर्तक का मतलब होता है चमकीली बन जाती है, तो उसे अपन कहते हैं दर्पण। यानी कोई कांच की स्लेब है, उसके एक और आप क्या कर दो, पॉलिश कर दो, तो दूसरी सतह में आपका चेहरा दिखाई देने लग जाएगा, इसका मतलब वह दर्पण है। ये पॉलिश किसकी होती है, ये होती है AgNO3, जिसे बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। शॉर्टकट में एग्जामिनर इसे Ag यानी सिल्वर लिख सकता है, Hg नया है यानी पारा लिख सकता है, जिसको मरकरी भी कहते हैं, और एक 10th की क्लास में लिख रखा है कि ये एल्यूमिनियम की भी पॉलिश हो सकती है। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं आपके, दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला दर्पण होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण यानी ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, समतल, और गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो, और इसके भी दो प्रकार से हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ये दो प्रकार क्यों हुए, इसका कारण है कि गोलीय दर्पण था तो वो गोल था, किसी ने इसके बाहर की ओर पॉलिश कर दी और किसी ने इसके अंदर की ओर पॉलिश कर दी। इस वजह से ये क्या हो गए, दो प्रकार के हो गए, एक का नाम है अवतल, एक का नाम है उत्तल। अब आपको प्रॉब्लम ये आएगी कि उत्तल कौन सा है, अवतल कौन सा है। तो जो शब्द बीच में से डबल है ना, देखो ये उत्तल लिखे, इसके ऊपर ऐसे मान लो पॉलिश कर दिया आपने, अंदर वाले भाग पर पॉलिश कर रखी है आपने इसके, इसका मतलब अंदर वाले भाग पर जिस पर पॉलिश होती है वो कौन सा होता है, उत्तल होता है। तो बच गया, वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। इस तरीके से आप इसे याद भी रख सकते हो। क्लियर है, चलते हैं आगे।
समतल दर्पण के तथ्य, आपको इस समतल दर्पण के तथ्य हैं जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछना है। तो ये देखते हैं कि समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा ही सीधा होता है, स से समतल और स से सीधा। सीधा होता है ना, उसके लास्ट में देखो क्या आ रहा है, सी आ रहा है, और आभासी में भी क्या आ रहा है, सी। तो सीधा हमेशा कैसा बनता है, आभासी। ये एक बात गांठ बांध लेनी है आपको कि सीधा प्रतिबिंब होता है वो हमेशा आभासी होता है, या फिर आभासी प्रतिबिंब हमेशा ही कैसा होता है, सीधा होता है। और वस्तु के बराबर बनता है, स से समान। समतल को मतलब समान, समान का मतलब वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है। दूसरा है कि इसमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है, उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी गई है। यानी यदि दर्पण के सामने वस्तु 4 मीटर की दूरी पर है ना, तो प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। इसी आधार पर छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको जब कांच दे देते हैं तो वह देखता है कि इस कांच के अंदर कोई दूसरा है, क्योंकि आभास होता है। तो वो क्या करते हैं, कभी उस कांच को अपने मुंह के पास में लाते हैं, नाक के टच करते हैं, कोई भी अंगुली टच करते हैं, क्योंकि जैसी प्रक्रिया वो बच्चा करता है सेम वैसे ही उसका प्रतिबिंब करता है, और उसे लगता है कि ऐसा ही। कभी कभार चिड़ियाँ होती है, यदि आप कांच जैसे किसी गाड़ी का कांच ऐसे छोड़ देते हो तो चिड़िया के उसके ऊपर बैठती है, चोंच मारती है, उसे लगता है कि अंदर कोई दूसरी चिड़िया है और वो भी चोंच मार रही है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया इस समतल दर्पण में होती है। वस्तु का, ये इंपॉर्टेंट तथ्य हैं कि वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई, क्या, दर्पण की लंबाई हमेशा वस्तु की आधी होनी चाहिए। यानी 6 मीटर का यदि कोई व्यक्ति है और वो अपना पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखना चाहता है, तो दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होगी, तो 6 मीटर की आधी 3 मीटर। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट। समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या 100% लिख लेना, 4th ग्रेड में यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। पशु परीक्षर की हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन था कि 2 समतल दर्पण एक दूसरे से थीटा कोण पर झुके हुए हैं तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, ये निकालने का तरीका। तो निकालने के लिए आपको ये थीटा कोण क्वेश्चन में जितना दिया हुआ है उसका 360 में भाग लगाना है। आपको सीधा सीधा क्वेश्चन देगा, उसमें कोण का मान दिया हुआ होगा, उस कोण के मान का आपको 360 में भाग लगाना है। 360 में जैसे ही आप थीटा का भाग लगाओगे तो आपका आंसर n आ गया। मान लो आपका आंसर क्या आ गया, n आ गया। n का मतलब कोई संख्या आ गई, n का मतलब क्या है, कोई संख्या है। तो यदि n यानी जो संख्या आई थी वो सम संख्या आ गई, जो n मान आया आपका 4 आया, 3 आया, 2 आया, 8 आया, 7 आया, वो एक संख्या प्राप्त होगी। यदि वो संख्या सम संख्या है तो प्रतिबिंबों की संख्या n-1 हो जाएगी। यानी प्रतिबिंबों की संख्या 1 आपको क्या कर देना है, माइनस में कर देना है। और यदि n विषम संख्या आ गई तो प्रतिबिंबों की संख्या वह n ही हो जाएगी, यानी माइनस करने की आवश्यकता नहीं होगी। अर्थात कुल मिला के बात ये निकलती है कि आपका आंसर विषम रहना चाहिए। 4th ग्रेड 2025 का क्वेश्चन ये है, कोई तो बाद में बताएगा, और मैंने पहले ही बता दिया एक शिफ्ट में सेम क्वेश्चन रिपीट होने वाला है कि यदि 2 समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं, 2 समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर रखे गए हैं तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। इसका आंसर आप सभी जो इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे कि इसका आंसर क्या रहने वाला है, मैं नहीं बताने वाला हूँ। चलते हैं, ठीक है जी। अब बात करते हैं अवतल दर्पण की, खानी की। अवतल जो गोलीय दर्पण था उसके 2 प्रकार थे, उसमें पहला पार्ट है अवतल दर्पण। इस दर्पण को ही अभिसारी दर्पण कहते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह आने वाली किरणों को केंद्रित करता है। देखो एक हिंदी का विलोम शब्द भी है, अवतल का विलोम उत्तल और अभिसारी का विलोम अपसारी होता है। और अभिसारी का मतलब होता है एक बिंदु पर केंद्रित करना, अभिसरण करना। तो ये आने वाली किरणों को केंद्रित करता है। इसके 10वें भाग चमकीला होता है। 10वां भाग कैसा होता है, चमकीला होता है, अर्थात ये ऐसा होता होगा। फिर ये लो जी, मैंने चित्र भी बना दिया, पहले बना के भी बताया। और उभरा हुआ भाग कैसा है, पॉलिश है। ये देखो उभरे हुए भाग पर क्या कर रखी है मैंने, पॉलिश कर रखी है।
सभी प्रकार के प्रतिबिंब बना सकता है, यानी आभासी भी बनता है, वास्तविक भी बनता है, उल्टा भी बनता है, सीधा भी बनता है, छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, बराबर भी बनता है। ऐसा दर्पण जो सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनाने की कैपेसिटी रखता है वह दर्पण आपका अवतल दर्पण है, यानी छोटा, बड़ा, बराबर, आभासी, सीधा, उल्टा, कैसा भी प्रतिबिंब यदि किसी दर्पण से आपको बनवाना है तो वो कौन बना सकता है? अवतल दर्पण बना सकता है। इस दर्पण के उपयोग परमाणु भट्ठी में, सेविंग दर्पण यानी नाई की दुकान में, हेडलाइटों में, जो हेडलाइटें होती हैं, हेडलाइटें नहीं, हेडलाइटों में, नाक, कान आदि के जो डॉक्टर होते हैं वो भी किसका यूज लेते हैं? तो वो भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और इस जो एक स्लाइड है यहाँ से 100% क्वेश्चन यहाँ से भी आने वाला है। उसके बाद में अगला है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण आता है आपका? उत्तल दर्पण है। इसको कहते हैं अपसारी दर्पण। मैंने अभी कहा था अवतल का उत्तल, अभिसारी का अपसारी। ये किरणों को, अपसरण का मतलब होता है फैलाना, तो ये किरणों को फैलाता है। इसका उभरा हुआ भाग चमकीला होता है और दसे हुए भाग पर क्या होती है? पॉलिश। क्योंकि दसा हुआ, देखो अंदर वाला भाग क्या है? पॉलिश युक्त है, तो दसे हुए भाग पर पॉलिश होती है। केवल ये छोटे, सीधे और आभासी प्रतिबिंब ही बना सकता है, क्योंकि इसका नाम ही छोटा है, उत्तल छोटा होता है, तो ये क्या करता है? छोटे ही प्रतिबिंब बनाता है। क्लियर है? ये विशेष बात याद रखना, छोटे प्रतिबिंब बनाता है, छोटे बनाता है, लेकिन ये आभासी बनाता है। और आभासी हमेशा ही कैसे होते हैं? सीधे होते हैं। ये गांठ बांध लेनी है। और ये 4th ग्रेड 2025 का एक क्वेश्चन फिर मैंने लिख दिया है कि मोटर वाहनों में पश दर्पण के रूप में कौन से दर्पण का उपयोग होता है? तो ये आपका है उत्तल दर्पण। पक्ष का मतलब पीछे का दृश्य देखने के लिए जिस दर्पण का उपयोग लेते हैं वह कौन सा दर्पण है? आपका उत्तल दर्पण है। 100% ये क्वेश्चन भी ऐसे मान लो छपने वाला है, कोई रोकने वाला नहीं। अब एक विशेष बात याद रखनी है, समतल दर्पण में हमेशा पार्श्व परिवर्तन होता है। समतल दर्पण में क्या होता है? पार्श्व परिवर्तन होता है। ये क्या खानी है? पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व का मतलब होता है हिस्सा, यानी जो पार्श्व वाला हिस्सा होता है, परिधि वाला, वो हिस्से परिवर्तित हो जाते हैं, परिवर्तन हो जाता है उसमें। अर्थात अपना बायां भाग अपने को दायां दिखाई देता है और दायां भाग क्या दिखाई देता है? बायां दिखाई देता है। इस आधार पर एक क्वेश्चन है कि समतल दर्पण में कोई व्यक्ति अपने बाएं कान को, बाएं, देखना ढंग से पढ़ना क्वेश्चन, बाएं कान को दाएं हाथ से पकड़ता है तो उसे क्या दिखाई देगा? समतल दर्पण में देख रहा है, कान बायां है तो कान तो कौन सा हो जाएगा? उल्टा दायां हो जाएगा। और हाथ कौन सा है आपका? दायां है, तो ये चेंज होके क्या बन जाएगा? बायां। यानी दायां कान से बायां हाथ पकड़ता है। जब बायां का कान तो दायां लिख दिया, लेकिन ऐसे बोल रहा है दायां कान से बायां हाथ को पकड़ता है। अब कान से हाथ तो पकड़ा ही नहीं जा सकता, इसलिए ये ऑप्शन तो गलत। बाएं हाथ से, हाथ दायां की जगह बायां हो गया और दायां कान पकड़ता है, तो ये क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट। अब है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की कुछ स्थितियां। मुझे नहीं लगता इन स्थितियों से क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन फिर भी हल्का सा आप देख सकते हो। लेकिन मुझे जहां तक अब लग रहा है ये क्वेश्चन एग्जामिनर आपको नहीं पूछने वाला है। अवतल दर्पण में किस प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं? टोटल 6 स्थितियां होती है अवतल में। अनंत पर हो सकता है, वक्रता केंद्र से परे हो सकता है, वक्रता केंद्र पे हो सकता है, वक्रता केंद्र मुख्य फोकस हो सकता है, फोकस के बीच हो सकता है, मुख्य फोकस पे हो सकता है, मुख्य फोकस हो दूरवय पर। ये एक तो बहुत बड़ा समस्या है कि ये चीज़ याद नहीं होती है। थोड़ा सा टाइम देखो कंज्यूम होगा, लेकिन मैं एक बार याद करवा देता हूँ। 4th ग्रेड में ना सही क्वेश्चन, लेकिन आगे आपकी हमेशा के लिए टेंशन को दूर कर देता हूँ इस वाले सिस्टम की। देखो, आपको अवतल दर्पण के लिए हाथ को उपयोग लेना है और ऐसे मान लेना है कि ये अंगूठा सबसे दूर है, तो अंगूठा अनंत है। 2 अंगुलियों को इधर छोड़ोगे, 2 को इधर छोड़ोगे, तो बीच में सी रहेगी, यानी सेंटर पॉइंट रहेगा। इसके बाद में ये मुख्य फोकस रहेगी, ये सी और मुख्य फोकस के बीच हो जाएगा, और ये आपका वक्रता केंद्र से दूर और अनंत के बीच हो जाएगा, या शॉर्टकट में वक्रता केंद्र से दूर। इस अंगुली को यहाँ मिला देना, इसको यहाँ मिला देना, ये खुद का खुद हो जाएगा।
जब वस्तु अनंत पे रखी गई होगी तो प्रतिबिंब आपका कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब बन जाएगा आपका मुख्य फोकस पे। ये देखो मैंने लिख रखा अनंत का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पे, और उल्टा हो जाएगा, मुख्य फोकस पे वस्तु रखी गई होगी ना तो प्रतिबिंब अनंत पे बन जाएगा। ये रहा मुख्य फोकस, इसका प्रतिबिंब बन गया अनंत पे। 2 की खानी, खेल खत्म। इस वाले सी से परे वाले का प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में, सी यानी वक्रता केंद्र से परे का प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में, और जो उल्टा बनेगा सी और एफ के बीच में उसका वक्रता केंद्र से दूर, तो ये रहा वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस के बीच, तो प्रतिबिंब बन गया सी से परे। 2 अंगुलियां आपस में मिल गई, ये अंगुली बची है तो इसका प्रतिबिंब इसके ऊपर ही बनता है, यानी वक्रता केंद्र का प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा। ये इतनी बात मैंने अच्छे से याद करवा दी है। बच गई लास्ट वाली स्थिति, ये अपने हाथ में नहीं आ रही है तो ये बन जाएगा दर्पण के पीछे। ये लो जी, ये स्थितियां मैंने आपको अच्छे से याद करवा दी है। अब सर हमें ये तो याद हो गया, इनकी प्रकृति कैसे याद करें। देखो जो जो प्रतिबिंब आपने अपने हाथ में बनाए हैं और आपके हाथ वास्तव में है, किसी को आभास तो हो नहीं रहा, तो ये सारे प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनने वाले हैं। ये लो जी, मैंने पहले ही कह दिया था वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा ही कैसा बनने वाला है, उल्टा बनने वाला है, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा ही कैसा बनने वाला है, सीधा बनने वाला है। किसी को टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। सर ये एक क्या सिस्टम हुआ, तो बताओ ये मैंने आपको हाथ से बताया क्या, बताओ, आपने कहा नहीं बताया, इसका मतलब ये मैंने आपको आभास करवाया, इसलिए प्रतिबिंब बन गया आभासी और सीधा। सर ऊपर वाले का प्रकृति हमें याद होगी, आकार का झंझट और है, आकार का झंझट क्यों, टेंशन लेने की क्या ये आवश्यकता है। इसका प्रतिबिंब यहाँ बनाया, इसकी तुलना में ये बहुत छोटी अंगुली है, इसलिए आकार हो गया बिंदुवत। और जब मैंने यहाँ का प्रतिबिंब यहाँ बनाया, इसकी तुलना में अंगूठा बहुत मोटा है, तो अत्यधिक बड़ा प्रतिबिंब बन गया। 2 का खेल खत्म। फिर मैंने कहा इस अंगुली और इस अंगुली की तुलना में ये अंगुली थोड़ी सी पतली है, जब यहाँ का प्रतिबिंब यहाँ बनाऊंगा तो वस्तु से छोटा, और यहाँ का प्रतिबिंब मैं रिपीट करूँगा इस वाले में तो वस्तु से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ये लॉजिक खेल खत्म। फिर मैंने कहा इस वाले का सिस्टम, अरे एक अंगुली खुद के ऊपर ही प्रतिबिंब बना रही है, तो खुद के हमेशा ही क्या होता है, बराबर, तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब। कोई टेंशन लेने की आवश्यकता है ही नहीं। बच गया वो वस्तु से थोड़ा सा बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा, क्योंकि बहुत समीप चले गए थे अपन, तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब। कहानी खत्म। बचा है आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में 2 ही स्थिति है, अनंत का प्रतिबिंब हमेशा ही एफ पर बनता है, हमेशा बिंदुवत बनता है, इसका नाम ही छोटा है। छोटा है तो ये क्या करेगा, प्रतिबिंब बनाएगा छोटे वाला, यानी सीधा और आभासी। क्योंकि मैं फिर हाथ से नहीं बता रहा हूँ, हाथ से नहीं बता रहा हूँ, इसका मतलब आभासी है, तो आभासी और सीधा। अनंत और पी ध्रुव के बीच कहीं पे भी रख दो तो प्रतिबिंब एफ और पी के बीच में बन जाएगा, वस्तु से छोटा बन जाएगा, आभासी और कैसा बनने वाला है, सीधा बनने वाला है। इसकी कहानी खत्म। ये लो जी, आपका प्रकाश वाली जो कहानी थी वो मैंने कंप्लीट करवा दी है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट रूप से तैयार होता है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। थोड़ा सा हल्की सी मैं बात बता देता हूँ। एक होता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष आँख में होता है, और एक होता है दूर दृष्टि दोष, एक होता है जरा दृष्टि दोष, और एक होता है अबिंदुकता। इनके उपाय के लिए इन लेंसों में, अभी मैंने दर्पण बढ़ाया, इनके उपाय में लेंस का उपयोग होता है। तो निकट में जो उपाय करते हैं लेंस से, वो होता है आपका अवतल। निकट में कौन सा लगता है, अवतल। दूर में लगता है उत्तल। जरा में लगता है द्विफोक्सी, दोनों का मिश्रण। और अबिंदुकता में लगता है बेलनाकार लेंस। कौन सा, बेलनाकार लेंस। हालांकि सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये 4 चीज़ बता दी है। यदि एग्जामिनर इनसे बाहर कूदने की कोशिश करेगा तो भी यहाँ आके उसको अटकना ही पड़ेगा। कहानी क्लियर है। देखो निकट में ज़्यादा शब्द है, अवतल में ज़्यादा शब्द है, तो ज़्यादा के साथ ज़्यादा वाला गया। दूर में कम तो उत्तल वाला कम हो जाएगा। उसके बाद में जरा बुढ़ापा है तो व्यक्ति के दोनों प्रकार के लगेंगे, तो नाम हो जाएगा द्विफोक्सी। और अबिंदुकता में बेलनाकार लेंस लगते हैं, ये याद रखना। ये पटवार में ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही एक आसान लेवल का क्वेश्चन।
उसके बाद में हैं अपने चतुर्श्रेणी भर्ती के शॉर्ट नोट्स। किसी को लेकर लास्ट में अपनी तैयारी आज तक नहीं कर रखी है तो वो इन नोट्सों के माध्यम से अपने आप को वापस सुपर फास्ट रिवीजन करके तैयार कर सकता है। नोट्स अवेलेबल है राजस्थान भूगोल के, राजस्थान कला और संस्कृति के, संविधान एवं राजस्थान की राजनीति के, और उसके साथ में आपको कंप्यूटर के नोट्स जो मैंने क्लासें आपको करवा रखी है यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट, उनके नोट्स भी आप लेकर पढ़ सकते हो, कोई नोट्स नहीं बनाता है। इन टोटल का कॉम्बो 349, तो इन तीन के टोटल आपको लगेंगे 399 रुपये। और विशेष बात यह है कि अपनी जो टेस्ट सीरीज का आयोजन हो रहा है उस टेस्ट सीरीज में भाग लेने वाले प्रत्येक प्रतिभागी जो भी 150 मार्क्स से ऊपर मार्क्स लेके गेन प्राप्त करेगा, वो जो भी चाहेगा उसे एक विशेष कोई भी नोट्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। उसके लिए आपको मिनिमम मार्क्स 150 गेन करने। इस टेस्ट सीरीज में 150 मार्क्स जो भी लेके आएगा उसको कोई भी एक पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट जो उसको चाहिए कि राजस्थान भूगोल चाहिए, कला संस्कृति, राजनीति या फिर कंप्यूटर में से जो भी चाहेगा वो उसे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। इसलिए आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा तैयार करना शुरू कर दें। ये था आपका प्रकाश वाला फिजिक्स वाला चैप्टर खत्म। उसके बाद में अपने पास में है बायोलॉजी का चैप्टर है आनुवंशिकी। ये आनुवंशिकी सबसे आसान चैप्टर है पूरे सिलेबस का और एक क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाला है। ऐसे मान लो कोई चार्ज नहीं लगेगा आपको, देखते ही आप इसका आंसर इस क्लास के बाद में करके जाने वाले हो। ये लो जी, पहली तो मैं इसी के लिख देता हूँ। एक क्वेश्चन तो किसी एक शिफ्ट में यही पूछ लेगा कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की वंशागति, हेरिडिटी और विभिन्नताओं का जो अध्ययन किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं? आनुवंशिकी कहते हैं। ये परिभाषा भी पशु परिचय में पूछी गई थी कि जीव विज्ञान की वह शाखा क्या कहलाती है जिसमें लक्षणों, सजीव के लक्षणों की वंशागति, दो शब्द याद रखना आप तो, वंशागति और विभिन्नताओं का अध्ययन, वंशागति और विभिन्नताओं का अध्ययन क्या कहलाता है? आनुवंशिकी कहलाता है। आनुवंशिकी को इंग्लिश में जेनेटिक कहते हैं। आनुवंशिकी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जेनेटिक कहते हैं। इस जेनेटिक शब्द का प्रतिपादन बेटसन ने किया था। जेब से आप याद रख सकते हो कि ये एक क्वेश्चन अपनी जेब के अंदर रख लिया आपने ये वीडियो देखने के बाद में। तो जे से जेनेटिक, बे यानी बेटसन, खेल खत्म। आनुवंशिकी लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी के अंतर संचरित होना क्या कहलाता है? वंशागति, हेरिडिटी कहलाता है। यानी अपने माता पिता के लक्षण अपने अंदर संचरित हुए हैं, वो होने की जो प्रक्रिया है उसी को क्या कहते हैं? हेरिडिटी, वंशागति कहते हैं। जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में लक्षणों का क्या होना? संचरित होना क्या कहलाता है? हेरिडिटी। इस हेरिडिटी शब्द का जो प्रयोग किया था वो स्पेंसर ने किया था, विशेष याद रखना, HS। आनुवंशिकी का जनक कहते हैं ग्रेकर जॉन मेंडल को कहते हैं। इनका जन्म 27 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया शहर में हुआ और इसने क्या काम किए तो ये भी देख लेते हैं। मेंडल ने 7 वर्षों तक प्रयोग किए अपने उद्यान मटर पर 1856 से लेकर 1863 तक, और टोटल कितने गुण दिए उसने? 7 प्रकार के लक्षणों का अध्ययन किया, 7 वर्षों तक ही किया। ये 7 प्रकार के जो लक्षण हैं, मुझे तो नहीं लगता यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से थे। देखो मैंने ग्रुपिंग कर दी है इनकी ढंग से, वैसे ही याद रखना है आपको कि पादप की ऊंचाई एक अलग से याद रखनी है। फिर पुष्प की स्थिति और पुष्प का रंग, यानी पहले पादप को देखें फिर उसके ऊपर लगने वाले पुष्प को देखेंगे। पहले पुष्प लगेगा तो पुष्प किस रंग का लगा है और उस पुष्प की स्थिति कैसी, यानी पुष्प कहाँ लगा है और किस रंग का लगा है। पुष्प लगने के बाद में उसके ऊपर क्या लगेगा? फली होगी वैसे, लेकिन मैंने पहले बीज लिख दिया है। बीज, तो बीज किस आकृति का है और बीज का आकार कैसा है, सॉरी बीज का रंग कैसा है, बीज की आकृति और बीज का रंग। उसके बाद में क्या हो जाएगा? अपरिपक्व फली का रंग और परिपक्व फली की क्या हो जाएगी? आकृति हो जाएगी। क्लियर है? यानी आपको ग्रुपिंग करनी है। पहले तो पादप की ऊंचाई एक अलग कर दो, फिर बचे 6 में 3-3 की ग्रुप करनी है कि पुष्प, फली और बीज, कि पुष्प कहाँ लगा तो पुष्प की स्थिति और पुष्प का रंग, फिर कि बीज कैसा है तो बीज का रंग और बीज की आकृति या आकार, फिर फली का रंग और फली का क्या हो जाएगा? आकार या आकृति हो जाएगी।
पादप की ऊंचाई में प्रभावी है लंबा, तो अप्रभावी है बौना। लंबा आदमी अपना प्रभाव दिखाता है, बौना नहीं दिखाता। जो कक्षा में रहता है वो कुछ सीख के जाता है, तो कक्षीय स्थिति प्रभावी है। अग्रस्थ रहता है, टर्मिनल रहता है, वो क्या है, वो अप्रभावी है। देखो पुष्प का रंग इंपॉर्टेंट है, बैंगनी, और अप्रभावी है सफ़ेद। सफ़ेद आदमी मरेड़ा का चढ़ा हुआ है, सफ़ेद फूल, तो बेकाई है अप्रभावी। बीज की आकृति, बीज जितना गोल होगा वह उतना ही अच्छा रहेगा, तो प्रभावी गोलाकार है, झूरीदार अप्रभावी है, याद रख सकते हो। उसके बाद में है बीज का रंग। यदि पीला बीज है तो वो प्रभावी है, हरा है तो वो कच्चा है, इसलिए हरा अप्रभावी हो जाएगा। यदि फली का रंग अपरिपक्व है, ये भी विशेष ध्यान रखना, अपरिपक्व है यानी जो अभी तैयार नहीं है, उसका हरा रंग इंपॉर्टेंट है, तो हरा प्रभावी है और पीला अप्रभावी है। और फली यदि पक गई है, परिपक्व हो गई है, तो उसकी आकृति फूली हुई इंपॉर्टेंट है और संकीर्णित क्या है, अप्रभावी है। ऐसे आप याद रख सकते हो। उसके बाद में है महत्वपूर्ण परिभाषाएं, और जहां तक मुझे लगता है वो एक क्वेश्चन इन 10 परिभाषाओं में से आ जाएगा। परिभाषा भी मैंने ज़्यादा नहीं लिखी है, केवल 10 परिभाषा लिखी है, इनसे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं जीन क्या होता है। आप सभी जीन को जानते हो कि वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है जीन कहलाता है। वह कारक जो किसी एक ही लक्षण को नियंत्रित करता है उसको क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। ये बात मेंडल ने कही थी, तो मेंडल ने इसको कारक कहा था। मेंडल ने तो इसे क्या कहा, कारक। और मेंडल के द्वारा जो कारक शब्द काम में लिया गया था उसको जीन नाम जीजा जी ने दिया, इसे याद रख लेना। जीन नाम जॉनसन ने दिया। किसने दिया, जॉनसन ने दिया। उसके बाद में है समयुग्मजी। समयुग्मजी क्या है, जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी एक समान हो, नाम ही कैसा है, समयुग्मजी। युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। जोड़ा में सम यानी समान है, दोनों क्या है, समान है, तो समयुग्मजी। उसके बाद में है विषमयुग्मजी। नाम ही क्या है, युग्म जो विकल्पी वो कैसा है, विषम। विषम का मतलब क्या होता है, अलग अलग। ये लो जी, जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी असमान यानी अलग अलग हो तो उसे क्या कहेंगे, तो आप सभी कहोगे उसे विषम युग्मजी कहते हैं। उसके बाद में नाम है प्रभावी लक्षण। प्रभावी का मतलब जो प्रभाव दिखाता है वो प्रभावी है, कि वह कारक जो F1 PD में अपने आप को क्या करता है, अभिव्यक्त करता है। वह लक्षण जो F1 PD में अपने आप को अभिव्यक्त कर पाता है तो वो तो प्रभावी है। जो लक्षण F1 PD में अपने आप को प्रभावित या अभिव्यक्त नहीं कर पाता है वो क्या है, अप्रभावी। प्रभावी जो अपना प्रभाव दिखा देता है यानी अपने आप को अभिव्यक्त कर देता है वो क्या है, प्रभावी। जैसे 4th ग्रेड के अंदर आप सिलेक्शन लेकर अपना प्रभाव दिखा सकते हो तो आप प्रभावी हो, और सिलेक्शन नहीं होगा इसका मतलब आप क्या हो, अप्रभावी हो, क्योंकि आपने अपने आप को क्या नहीं किया, अभिव्यक्त नहीं किया, तो आप क्या हो, अप्रभावी। चलते हैं नेक्स्ट। ये लो, यहाँ से 2 परिभाषा है और 100% मैं लिख देता हूँ। दोनों परिभाषाएं 4th ग्रेड के किसी ना किसी शिफ्टों में 100% छपने वाली है। ये एक स्लाइड में 2 परिभाषाएं, दोनों इतनी इंपॉर्टेंट है कि इनके बिना एग्जामिनर पेपर नहीं बना सकता यदि उसे परिभाषाओं से क्वेश्चन पूछना है तो। सबसे पहले एलिल। एलिल को हिंदी में युग्म विकल्पी कहते हैं। परीक्षा में युग्म विकल्पी ऑप्शन में नहीं आएगा, परीक्षा में एलिल ऑप्शन में आएगा। किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के 2 विपर्यासी स्वरूपों का युग्म विकल्पी एलील कहलाता है। 2 विपर्यासी जो स्वरूपों को व्यक्त करने वाला होता है उसे क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। यानी किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के जो 2 विपर्यासी लक्षण होते हैं ना, उन दोनों को अपन क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। किसको, लक्षण को तो एक को ही नियंत्रित कर रहे हैं। एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले 2 विपर्यासी अलग अलग जो युग्म विकल्पी होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एलील या युग्म विकल्पी कहते हैं। परीक्षण संकरण, टेस्ट क्रॉस, इंग्लिश नाम है टेस्ट क्रॉस। परीक्षण यानी परीक्षा लेनी है। परीक्षा किसकी लोगे भाई, मुझे ये बताओ। 4th ग्रेड में आप नौकरी लग गए तो मुझे ये बताओ आपकी वापस परीक्षा आपको देने की आवश्यकता थोड़ी है, नहीं, नौकरी लग गई। इसका मतलब वापस परीक्षा कौन देगा, जो नौकरी नहीं लगेगा, यानी जिसने अपना प्रभाव नहीं दिखाया था तो उसकी वापस परीक्षा लगेगी। वही बात है परीक्षण संकरण कि वह संकरण जिसमें F1 PD का संकरण अप्रभावी लक्षण प्ररूप वाले जनक से करवा दो।
यानी जिसने अपना प्रभाव नहीं दिखाया उसकी वापस परीक्षा ले लो, अप्रभावी से करवा दो, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे परीक्षण संकरण कहेंगे। 100% ये परिभाषा पूछी जाएगी और मैं 100% लिख देता हूँ कि 100% आएगा, तो ये क्वेश्चन आएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। बस इतनी बात याद रखना आप, तो F1PD का संकरण किसके साथ में करवाना है, अप्रभावी जनक के साथ में करवाना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है संकर पूर्वज संकरण। संकर पूर्वज का ये लो जी, यहाँ भी लिख देता हूँ। इन तीनों डेफिनेशन से 100% क्वेश्चन पूछेगा। फिनोटाइप पूछे चाहे आपको या आपको जीनोटाइप पूछे, 100% क्वेश्चन पूछेगा संकर पूर्वज संकरण कि वह संकरण जिसमें F1PD का संकरण दोनों जनकों में से किसी एक के साथ करवा दिया जाता है तो उसे पश संकरण कहते हैं। अरे पीछे जाना है, जनक कोई सा भी हो सकता है। ऐसे मान लो आपकी नौकरी लग भी गई लेकिन आपको एक नई नौकरी लेनी है तो भी आपको परीक्षा वापस देनी पड़ेगी, चाहे आपने पीछे प्रभाव अपना दिखाया चाहे आपका प्रभाव नहीं दिखाया, आप सबके समान हो जाओगे वापस परीक्षा में बैठ गए तो। इसका मतलब चाहे आपने प्रभाव दिखाया चाहे अप्रभाव दिखाया, यानी F1PD का संकरण दोनों जनकों में से किसी एक के साथ करवा देंगे तो उसे बोलेंगे संकर पूर्वज संकरण, पश संकरण, यानी बेक क्रॉस। कौन सा क्रॉस, बेक क्रॉस। फिनोटाइप का ही हुए, वो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है फिनोटाइप एक है जीनोटाइप। फिनोटाइप सीधा आपको याद नहीं रहेगा, मैं फिर बता देता हूँ, जीनोटाइप से याद रखनी है। जीनोटाइप होता है जीनी संरचना और फिनोटाइप होती है बाह्य संरचना। अब याद रख सकता है फिनोटाइप कि किसी सजीव की बाह्य प्रतीति को लक्षण प्रारूप यानी फिनोटाइप कहते हैं। आदमी का लक्षण 12 दिखा हुआ है, 12 मतलब बाह्य प्रतीति से जो पता चलता है उसको बोलते हैं फिनोटाइप। और जो सजीव की आनुवांशिकीय रचना को क्या कहते हैं, जीन प्रारूप करते हैं। प्रारूप का ही टाइप है, प्रारूप को हिंदी में टाइप को क्या कहते हैं, प्रारूप या प्रारूप कह देते हैं। जीनोटाइप यानी जीनी संरचना, जीनी संरचना का मतलब आनुवांशिकीय रचना से जिसका पता चलता है वो क्या है, जीनोटाइप। और जो बाह्य प्रतीति होती है वो जिससे विभक्त होता है वो है आपका फिनोटाइप। ये लो जी, इसके लिख देता हूँ मैं 100%। अब एक परिभाषा और है जनक पीढ़ी, संतति पीढ़ी, F1PD, F2PD। ये कुछ परिभाषाएं बहुत है, जिनको पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है, लेकिन मैं कहता हूं उनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वो एग्जाम में आती नहीं, टाइम वेस्ट लास्ट में नहीं करना। जनक पीढ़ी भी बता देता हूं कि संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों का संकरण करवाया जाता है वो क्या है, जनक है। जनक का मतलब क्या है, माता पिता। तो संतान प्राप्त करने के लिए आपने जिन पौधों का क्रॉस करवाया, क्रॉस का मतलब जिनका संकरण करवाया, तो वो पौधे क्या है, जनक है। बस कहानी खत्म। मेंडल की वंशागति के 3 नियम दिए हैं, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम। मेंडल ने कितने नियम दिए, 3 नियम दिए। कौन कौन से, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और किसका, स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम। प्रभाविता और पृथक्करण के नियम है वो एक संकर संकरण पर आधारित है और स्वतंत्र अपव्यवहन का नियम है वो द्विसंकर संकरण पर आधारित है। ये यहाँ तक आपका हो जाता है चैप्टर 2 क्लोज। जो आनुवांशिकी से संबंधित आपका दूसरा क्वेश्चन था वो मैंने यहाँ से तैयार करवा दिया। एग्जामिनर चाह कर भी इससे बाहर क्वेश्चन नहीं दे सकता है। इतनी देर तक यदि आपने क्लास देखी है तो आपके 2 क्वेश्चन है वो तैयार है, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता है ही नहीं आप। और ये अपनी चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की प्री परीक्षा आप लोगों को अनिवार्य रूप से देनी चाहिए, चाहे मेरी दो, लेकिन एक प्री परीक्षा किसी भी की देख के जानी चाहिए। आपके पास में कोई कोचिंग संस्था है, चाहे दूर दराज बैठ के देना है, यदि आपने ऑनलाइन टेस्ट सीरीजें खरीद रखी है खूब सारी, फिर भी एक पेपर के लिए मैं गाइड करूंगा आप लोगों को ऑफलाइन टेस्ट। जो भी मेरे वीडियोस देखते हैं, जो सराहना करते हैं, उनको एक ही नसीहत देना चाहता हूं मैं, लास्ट में आप एक ज़रूर OMR आधारित टेस्ट देख के जाना। यदि हमारी टेस्ट सीरीज आप देना चाहते हो तो रजिस्ट्रेशन प्रारंभ है। 5 सितंबर शिक्षक दिवस के उत्सव के ऊपर ये परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है। इस समय पूरे राजस्थान का कोई भी विद्यार्थी इस एग्ज़ाम को घर बैठे भी दे सकता है और हमारे सेंटर के आसपास के विद्यार्थी हैं वो सेंटर पे आके भी दे सकते हैं। फीस दोनों के लिए 99 रुपये हैं। इसके साथ में विशेष जो उपहार है वो बता देता हूँ। 150 मार्क्स जो विद्यार्थी गेन करेगा या इससे प्लस गेन करेगा इस टेस्ट सीरीज में, उसको शॉर्ट नोट्स की कोई भी जो PDF होगी जो वो मांगना चाहेगा। करंट की तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिनको करंट पढ़ना है वो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से जाके, और कंप्यूटर के फ्री ऑफ नोट्स पढ़ सकता है।
कंप्यूटर के नहीं, करंट के। और इन नोट्सों को आप प्राप्त कर सकते हो, कॉम्बो पैक भी लेना चाहते हो वो ले भी सकता है। अब एक कहानी है तीसरा चैप्टर अपना मानव रोग की। किसकी चर्चा करेंगे अपन? मानव रोग की करेंगे। पोज। अब है अपना मानव रोग। मानव रोग से भी 101% क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में, आप भी देखते हो। और ज़्यादातर क्वेश्चन है ना लेवल में वो ऐसे ही पूछता है कि निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु जनित है या नहीं है, वायरस जनित है नहीं है, बस ऐसा ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है। और डीप में जाना चाहता है तो वो कोई टीका पूछ लेता है या फिर ये पूछ लेता है कि इसका रोग कारक कौन सा है। लेकिन आपको पहले ये पता होना चाहिए कौन सा जीवाणु जनित है और कौन सा वायरस जनित है, कौन सा प्रोटोजोआ जनित है। 3 इंपॉर्टेंट है। पहले अपन याद करेंगे जीवाणु से फैलने वाले रोग, जीवाणु जनित। जीवाणु को बैक्टीरिया भी कहते हैं, कोई मेरे जैसे बिल्कुल ही हो उनको भी बता देता हूं मैं, भाई मुझे भी नहीं पता कि जीवाणु को बैक्टीरिया कहते हैं, लेकिन आप लोगों को बता ही देता हूं। इसलिए कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं कि बैक्टीरिया जनित क्या होता है, जीवाणु जनित क्या होता है। ठीक है, चलो जी। इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है, डीपीटी का टीका न्यू है। कौन सा टीका? डीपीटी का टीका। एक तो टीका भी याद हो जाएगा और आपको रोग भी याद हो जाएंगे। डीपीटी का टीका न्यू है। डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर पर्ट्यूसिस, पर्ट्यूसिस को ही बोलते हैं काली कासी, और टी फॉर टिटनेस, का फॉर कुष्ठ रोग, टी फॉर टाइफाइड और टी फॉर टीबी। टी फॉर टाइफाइड, टी फॉर टीबी, न्यू फॉर निमोनिया, है फॉर हैजा। इंपॉर्टेंट तो ज़्यादातर यही है। फिर आप गोनोरिया याद रख सकते हो, सिफिलिस, एंथ्रेक्स, प्लेग या काली मौत, और एक बोटुलिज्म और कर लो भाई, ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ रहे हो तो बोटुलिज्म को भी देख लो। ये एक खाद्य विषाक्तता होती है जो आप फूड पॉइजन बोलते हो, वो ये चीज़ है। डीपीटी का टीका न्यू है। एक तो यहीं से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, डीपीटी का टीका किन रोगों के निवारण में लगता है, ये भी एग्जामिनर क्वेश्चन आपको करता है। याद हो गए होंगे, डीपीटी का टीका न्यू है। एक बार मैं फिर से याद करवा देता हूँ, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस। क्लियर है? डीपीटी का फॉर कुष्ठ रोग, टी फॉर टीबी और टी फॉर टाइफाइड। टीका न्यू है निमोनिया और हैजा, फिर गोनेरिया, सिफिलिस, बोटुलिज्म, और उसके साथ में आप याद कर सकते हो एक एंथ्रेक्स को याद रख सकते हो, प्लेग यानी जिसको काली मौत कहते हैं, ये याद रख सकते हो। फिर है रोग कौन से जीवाणु से फैलता है, उसका क्या उपचार है और टेस्ट कौन सा करवाना है, यानी किससे आपको पता लगेगा कि ये रोग इंसान को हो गया है। ठीक है, सबसे पहले है डीपीटी, डिप्थीरिया। जो जीवाणु का नाम है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। उपचार लगेगा डीपीटी का टीका। परीक्षण है कफ का परीक्षण करवाना है, यानी सुबह सुबह डॉक्टर कहते हैं ना आपके कफ का टेस्ट करवाना है, तो वो यही है डिप्थीरिया रोग के लिए। दूसरा है पर्ट्यूसिस, जिसको बोलते हैं काली कासी। इसका जीवाणु है बोर्डुटेला पर्ट्यूसिस, टीका वही डीपीटी। और टिटनेस का क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी, वही डीपीटी। एक तो यही क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि डीपीटी का टीका किन रोगों के निवारण में लगते हैं, तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस। टाइफाइड लिखा हुआ मिलेगा ऑप्शन में, पहले बता देता हूँ कौन सा ऑप्शन रहता है, लेकिन आपको टिटनेस के साथ जाना है। फिर है कुष्ठ रोग, जिसको हिंदी में लेप्रोसी भी कहते हैं। इसका जीवाणु है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे और इसके लिए टीका लगता है बीसीजी का। इसके लक्षण लगभग टीबी के जैसे होते हैं, इसलिए बीसीजी का टीका इसमें काम करता है। फिर आपका टाइफाइड, इसका है साल्मोनेला टाइफी, टीका है टीएबी का टीका और टेस्ट है विडोल टेस्ट। इंपॉर्टेंट टेस्ट है और मुझे लगता है ये 4th ग्रेड में इंपॉर्टेंट पूछा भी जाएगा कि टाइफाइड का जो परीक्षण है वो कौन से टेस्ट के द्वारा किया जाता है, तो आपका टेस्ट है विडाल टेस्ट। फिर है टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, बीसीजी का टीका लगता है। इसका परीक्षण है मेंटॉक्स परीक्षण। मेंटॉक्स परीक्षण किस में किया जाता है, टीबी के अंदर किया जाता है। फिर है निमोनिया, जिसको न्यूमोनिया बोलते हैं, न्यूमोकोकस निमोनियाई, इसके जीवाणु का नाम है न्यूमोकोकस निमोनियाई। हेजा, विब्रियो कोलेरी, इंपॉर्टेंट है, हेजा का याद रखना है आपको। कोमा के आकार का ये जीवाणु होता है, टीका TABC का लगता है और विब्रियो कोलेरी जीवाणु का नाम है विब्रियो कोलेरी। फिर है सिफिलिस, ट्रेपोनिमा पैलिडियम और गोनेरिया निस्सेरियाई गोनेराई, ये दोनों यौन संचरित रोग है। ये मैंने रीट से पहले बच्चों को पढ़ाया था और ये क्वेश्चन पूछा गया था, अब नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको। ऐसा क्वेश्चन मुश्किल पूछा जाएगा, लेकिन आप ध्यान रखना ये दोनों यौन संचरित रोग है। फिर है प्रोटोजोआ जनित रोग,
कि ऐसे कौन से रोग है जो प्रोटोजोआ से होते हैं। और इसका एक इम्पोर्टेंट रोग है मलेरिया, लिख के ले लेना, ये 4th ग्रेड में छपने वाला है कि प्रोटोजोआ से जनित रोग कौन सा है। तो मलेरिया, जिसका रोग कारक है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, कौन सा है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, और इसका रोग वायक यानी फैलाने वाला है मादा एनाफिलीज मच्छर, यानी इसके काटने से ये रोग फैलता है। इसका उपचार है कुनेन की दवा जो सिनकोना वृक्ष की छाल से निर्मित होती है। अगला है अमीबियोसिस, पायरिया, काला आजार, अफ्रीकन निद्रा रोग। शायद मुझे नहीं लगता 4th ग्रेड में इनसे क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिर भी बता दिया है, ज़्यादा दिमाग पे लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। इसका रोग कारक है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, और पायरिक का है एंट अमीबा जिंजेवेलिस, और काला आजार का जो लिस्मानिया डोनोवानी है ये तो रोग कारक है, और वाहक है रेत की मक्खी। और अफ्रीकन निद्रा रोग है ट्रिप्सोमा गैम्बियस, इसका रोग कारक है और रोग वाहक है सीसी मक्खी। लेकिन आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, मुझे नहीं लगता ये यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, बहुत हाई लेवल के एग्जाम में भी आज तक नहीं पूछे इनका। ये अपने शॉर्ट नोट्स का डेमो है, आप देख सकते हो, ये करंट के नोट्स है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम जो चैनल है उसकी लिंक लगी हुई है, वहाँ से जाइए, ज्वाइन कीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट ये शॉर्ट नोट्स पढ़ के जाइए, करंट का काम आपका इनसे बन जाएगा। और चतुर्थ श्रेणी भर्ती प्री परीक्षा का आयोजन 5 सितंबर को किया ही जा रहा है। कुछ विद्यार्थियों के कमेंट आएंगे, बार बार आप अपने जो है उनका प्रचार कर रहे हो, प्रसार कर रहे हो, तो प्रचार देखो बच्चों को बताना भी आवश्यक है। अच्छी चीज़ें जब तक नहीं बताई जाएगी तो लोगों को पता कैसे चलेगा, इसलिए ये चीज़ें बहुत अच्छी है। मैं ये एक ही चीज़ की गाइड करूँगा, आपने 1000 ऑनलाइन टेस्ट दे लिए होंगे, लेकिन एक ऑफलाइन टेस्ट दोगे तो उन 1000 का कंपेयर 1 से हो जाएगा, इसलिए एक ऑफलाइन टेस्ट जरूर दे के जाइए। और ये हमारी प्री परीक्षा मात्र 99 में आपको मिल जाएगी, तो इस परीक्षा का आप जरूर देकर एक बार अपने आप का एनालाइसिस जरूर कीजिए कि आपका पेपर मेंटेन किस प्रकार से आप कर पाते हो। अब है मानव रोग में वायरस जनित रोग। कुछ रोग कौन से पढ़ेंगे अपने, वायरस जनित रोग पढ़ने वाले हैं। कौन से रोग पढ़ने वाले हैं, वायरस जनित रोग। नाम ही याद रखना आपको, बड़ी माता जिसे चेचक कहते हैं ये वेरियोला वायरस से होती है। फिर है छोटी माता जिसे चिकन पॉक्स कहते हैं, ये वेरिसोला जोस्टर वायरस से होती है। ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, जीवाणु जनित आपके क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। फिर है डेंगू, इसका रोग कारक है डेंगू वायरस, और ये रोग वाहक है इसका एंडीज एजिप्टाई मच्छर। सर ये वाहक क्या सिस्टम है, अरे वाहक वो होता है जिसके द्वारा जो रोग है वो अपने शरीर में जाता है, तो ये एंडीज एजिप्टाई मच्छर के द्वारा जाता है। और फिर पोलिया एंटीरोवायरस के द्वारा फैलता है। अगला है गलसुआ या मम्पस पैरामिक्सो वायरस के लिए, इसके लिए टीका लगता है MMR, ये इंपॉर्टेंट है। MMR का टीका लगता है किसके लिए, गलसुआ मम्पस के लिए। फिर है मिजल्स यानी खसरा जिसको बोलते हैं, ये रूबियोला वायरस से होती है और टीका लगता है MMR का, और ये हर्पिज वायरस से होता है। उसके बाद में एड्स, ये यौन संश्रित रोग है जिसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। कौन सा है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। किसके द्वारा होता है, ये वायरस है HIV वायरस के द्वारा, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इसके लिए कौन सा टेस्ट या परीक्षण किया जाता है, तो ये है एलिसा परीक्षण या वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। कौन सा परीक्षण किया जाता है, एलिसा परीक्षण के द्वारा किया जाता है। ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता आपको नहीं है, दिमाग लड़ाना ही नहीं है फालतू। फिर है रेबीज, ये जरूर याद कर लेना आप कि रेबीज किसके द्वारा होता है, तो आप सभी कहोगे रेबीज रेबडो वायरस के द्वारा होता है। ये कुत्ते या लोमड़ी की लार से फैलता है। हेपेटाइटिस, इसका रोग कारक है हेपेटाइटिस A या B, और वैक्सीन इसके लिए लगती है हेपेटाइटिस वैक्सीन लगती है। और अगला है स्वाइन फ्लू, जो H1N1 स्वाइन फ्लू वायरस के द्वारा हुआ था। 2009 के समथिंग की बातें हैं, हमारे देश में स्वाइन फ्लू बीमारी आ गई थी, H1N1 वायरस के द्वारा फैली थी। फिर एक नया वायरस आया था कोविड-19 यानी 2019 के अंदर, जिसका वायरस था को वायरस, और इसके लिए टीका लग रहा था कोविशील्ड का और कोवैक्सीन का। मुझे नहीं लगता अब कोई ये करंट के 2020-21 के एग्जामों में पूछे गए थे, अब नहीं पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। फिर एक क्वेश्चन यहाँ से नोट कर देता हूँ मैं, 4th ग्रेड में 101% पूछा जाने वाला है। एक क्वेश्चन ये
कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं, तो एक तो है क्वाशियोरकोर और दूसरा है मेरेस्म्स। ये प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग हैं। और एक है आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, गेंगा। आपको इसका विशेष ध्यान रखना है, क्वाशियोरकोर और मेरेस्म्स रोग किसकी कमी से होते हैं, प्रोटीन की कमी से। ये पटवार में आया था और वापस रिपीट होगा 100%, ये क्वेश्चन रिपीट होने वाला है। ये क्वाशियोरकोर होता है ना, ये लगभग 2 से 4 वर्ष के बच्चों के लिए होने वाला रोग है। एक बार शायद कोई सीटी की एग्जाम लगी थी, उसमें एज पूछ ली थी, तो 2 से 4 वर्ष के बच्चों के लिए लगता है। फिर थोड़े से रोग दे रखे हैं, तो विटामिन की कमी से होने वाले रोग भी देख लेते हैं कि विटामिन से कौन से रोग होते हैं। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी या जीरोप्थेल्मिया रोग होता है, आंखों से दिखाई नहीं देता है। और बी से बेरी रोग हो जाता है, यानी मसूड़े फूल जाते हैं। सी और स्कर्वी हो जाता है, दांतों से खून बहने लग जाता है। डी रिकेट्स होता है बच्चों के अंदर। विटामिन ई से बांझपन का रोग हो जाता है महिलाओं में या पुरुषों में। और विटामिन के से रक्त का थक्का नहीं बढ़ता है, ये थोड़ा सा देख लेना। विटामिन ए रतौंधी, विटामिन बी बेरी, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी रिकेट्स या फिर ओस्टियोपोरोसिस भी हो जाता है बड़े लोगों में। और विटामिन ई की कमी से आपके बांझपन हो जाता है। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बढ़ता है। ये थे आपके मानव रोग। तो यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन है वो तैयार हो जाता है। मानव रोग, मुझे नहीं लगता इनसे बाहर कोई क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ये मानव रोग का निपटारा मैंने कर दिया है शॉर्ट में, स्वीट और सिंपल तरीके से। और ये चतुर्श्रेणी भर्ती प्री परीक्षा का आयोजन 5 सितंबर 2025 को है। रजिस्ट्रेशन प्रारंभ है, लास्ट तारीख 4 सितंबर को रजिस्ट्रेशन क्लोज करवा दिए जाएंगे। जितनी जल्दी हो सके अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना एडमिट कार्ड जरूर ले लें, ठीक है। और चतुर्श्रेणी भर्ती के अपने शॉर्ट नोट्स है, ये भी प्रोवाइड है। जिसको भी लेना है वो शॉर्ट नोट्स लेकर अपनी जो तैयारी है उसमें 4 चांद लगा सकते हैं। नाम शॉर्ट नोट्स है, लेकिन परीक्षा में मैं हूबहू 100% यानी 95% क्वेश्चन इन नोट्सों से मिलवा दूंगा आपको। जिस दिन एग्जाम होगी इन क्वेश्चनों से हूबहू क्वेश्चन, अभी पटवार में जितने क्वेश्चन किसी महाग्रंथ से पूछे गए थे वो सारे के सारे क्वेश्चन अपने इन शॉर्ट नोट्स से पूछे गए थे, जो पढ़ने में बहुत आसान, सिंपल और शानदार नोट्स हैं। इनको आप परचेज करके अपनी तैयारी में 4 चांद लगा सकते हो। अगला अपना चैप्टर रहने वाला है धातु और अधातु। यहाँ तक अपन ने 3 क्वेश्चन साइंस के तैयार कर लिए हैं। लास्ट में चीज़ें इतनी पढ़नी होती है, क्वेश्चन इनसे आता है। पूरे साल अपन कितना ग्रंथ, महाग्रंथ, क्या ग्रंथ पढ़े, उनका लेना देना लास्ट में कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले धातु क्या होती है, अधातु क्या होती है, इनकी डेफिनेशन को सीखेंगे अपन। बात करें धातु कि वह तत्व, ये तत्व भी लिखा हुआ देख सकते हो आप, वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है, क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, त्याग करके धनायन बनाता है, वो क्या कहलाता है, धातु। जैसे Na एक धातु है, इसलिए ये Na पॉजिटिव बनाता है, क्लियर। उसके बाद में अधातु, वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, ग्रहण करने वाला हमेशा क्या बनाएगा, ऋणायन बनाएगा। तो ग्रहण करके ऋणायन बनाता है, वो क्या कहलाता है, अधातु कहलाता है। ये जेल प्रेरी में सीधी सीधी ये परिभाषाएं पूछ ली थी, जेल प्रेरी में तो ये परिभाषाएं पूछ ली थी। और दूसरा ही उसी जेल प्रेरी की किसी शिफ्ट में पूछा था कि निम्न में से कौन सा तत्व का उपवर्गीकरण नहीं है। पहला ऑप्शन था धातु, फिर उपधातु, फिर अधातु और एक ऑप्शन और था सधातु, क्या ऐसा से। तो ये 3 प्रकार से होती है, धातु हो गई, अधातु हो गई और एक होती है उपधातु, जो इनका मिश्रण होता है। चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण धातुएं जिनको अपन पढ़ेंगे। सोना है, चांदी है, एल्यूमिनियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, लोहा है, कॉपर है, पारा है, मरकरी है, मैग्नीशियम है, इत्यादि अपन कुछ पढ़ने वाले हैं। धातुओं के भौतिक गुण, धातुओं के भौतिक गुण से क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछा जाएगा। कोई नहीं रोक सकता कि धातु अधातु से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। भौतिक गुण, सभी धातुएं सामान्यतः ठोस सॉलिड अवस्था में पाई जाती है। सभी धातुएं कौन सी अवस्था में होती है, ठोस होती है। लेकिन एक अपवाद है, कौन, मरकरी, पारा, जो कौन सी अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में। लिख लेना, ये क्वेश्चन 100% आएगा कि वह धातु कौन सी है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो वह धातु है आपकी मरकरी या पारा। सभी धातुएं चमकीली होती है, अर्थात धातुएं क्या करती है, चमकती है। सोना देखा होगा, चांदी देखा होगा।
धातुएं कठोर होती है, धातुएं कैसी होती है, कठोर होती है, परंतु सोडियम और पोटेशियम नरम होती है। सोडियम और पोटेशियम क्या होती है, नरम होती है। अपवादों से क्वेश्चन पूछेगा, वो पूछेगा निम्न में से कौन सी धातु है जो नरम होती है, फिर ऑप्शन लिख देगा सोडियम या पोटेशियम। तो सोडियम और पोटेशियम आपकी क्या है, नरम धातुएं हैं। धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। कौन सा गुण पाया जाता है, आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, अर्थात इनको चोट मार कर फैलाया जा सकता है। आघात वर्धनीयता का मतलब है पीटने पर पतली चादर के रूप में बदल जाती है। पीटने पर किस में बदल जाती है, एक पतली चादर के रूप में बदल जाती है। सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु कौन है आपकी, चांदी, सिल्वर, एजी। सर्वाधिक आघात वर्धनीय कौन है, सिल्वर। इसके बाद में कौन है, सोना। इसके बाद में कौन है, सोना। सर्वाधिक आघात वर्धनीय धातु सोना। फिर है धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। धातुएं कैसी होती है, धातुएं तन्य होती है, धातुएं आघात वर्धनीय होती है, धातुएं ठोस होती है, धातुएं चमकीली होती है, धातुएं कठोर होती है। तन्यता का क्या गुण है, खींचकर लंबे तार के रूप में बदला जा सकता है, यानी खींचने पर एक लंबा तार बन जाता है, उस गुण को बोलते हैं तन्यता। और सर्वाधिक तन्य धातु कौन है, सोना, Au। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम यदि सोना है तो 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। इसलिए छोटे छोटे जो आभूषण होते हैं ना, वो सोने के भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन आप कह दो लोहे की मुझे बाड़ी बना के दें तो वो बनाना थोड़ी सी मुश्किल है। क्लियर है। और सोने के जो आभूषण होते हैं, बहुत कम से कम ग्राम सोने का भी वो आपको अच्छा सा आभूषण बना के दे सकता है। उसका कारण यही है कि सोने को क्या किया जा सकता है, खींचा जा सकता है। फिर है धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, अर्थात धातुओं में करंट का प्रवाह होता है। जब धातुओं में आप करंट देते हो, इसी धातुओं के करंट के गुण के कारण ही अपने पास बिजली लाइट आती है। इसका मतलब सर्वाधिक सुचालक धातु कौन है, चांदी। सबसे ज़्यादा यदि धारा का प्रवाह किसी में होता है तो वह चांदी में होता है। इसलिए आप सोच रहे होंगे कि चांदी के तार लगा दिए जाए, लेकिन चांदी के तार लगा दिए जाए तो सुबह शाम को लगा के जाए, सुबह तार ही गायब मिले, इस वजह से चांदी के लगाते नहीं हैं। धातुओं में ध्वनिकता, ध्वनिकता को इंग्लिश में बोलते हैं सोनोरस का गुण पाया जाता है। भाई ये सोनोरस क्या सिस्टम है, एक धातु को दूसरी धातु से पीटते हैं तो आवाज़, ध्वनि उत्पन्न होती है। यही सोनोरस का गुण है कि एक धातु को दूसरी धातु से पीटा जाता है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। धातुओं के गलनांक उच्च होते हैं। धातुओं के गलनांक क्या होते हैं, उच्च। सर गलनांक क्या सिस्टम है, गलनांक वह है कि 1 किलोग्राम धातु का वह टेम्परेचर जिस पे वह पूर्णतः पिघलकर एक द्रव अवस्था में बन जाती है, उसको बोलते हैं गलनांक। कि 1 किलोग्राम आपने धातु ली, उसको इतना टेम्परेचर दे दिया कि वह पूर्णतः पिघल कर क्या बन गई, लिक्विड बन गई, उसको बोलते हैं गलनांक। लोहे का गलनांक 1597 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग उच्च हो गया, लेकिन इसके अपवाद है। गैलियम और सीजियम के गलनांक बहुत कम होते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, निम्न में से किस धातु को हथेली के ऊपर रखने से वह पिघल जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा सीजियम और गैलियम। धातुओं के घनत्व उच्च होते हैं। घनत्व का मतलब होता है डेनिसिटी, यानी एक जो आयतन होता है आपका, जिसकी लंबाई 1 मीटर है, चौड़ाई 1 मीटर है, ऊंचाई 1 मीटर है, उसके अंदर उसका द्रव्यमान, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटेवा आयतन। ठीक है, तो इनके जो उच्च होते हैं, अर्थात लोहे को की कील को आप जब पानी के अंदर डालोगे तो घनत्व उच्च होने के कारण वो डूब जाती है, परंतु सोडियम व पोटेशियम के घनत्व न्यूनतम होते हैं। जब इनको पानी के ऊपर डालते हो तो ये तैरने लग जाते हैं, बाकी धातुएं डूब जाती हैं। सोडियम वायु से पोज ऊपर वाले से, हाँ जी, परंतु सोडियम व पोटेशियम के घनत्व न्यूनतम होते हैं, इस वजह से इनको आप पानी के ऊपर डालते हो तो ये पानी के ऊपर तैरती है। विशेष बात है कि सोडियम वायु से क्रिया करके जलने लगता है, इसे केरोसिन में रखते हैं। क्वेश्चन आएगा, निम्न में से कौन सी धातु है जिसे केरोसिन में रखा जाता है, सोडियम। या क्वेश्चन आएगा, सोडियम को किस में रखना चाहिए, सोडियम को किस में रखना चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका केरोसिन।
और फिर है लास्ट, धातुएं उष्मा की भी सुचालक होती है, अर्थात धातुएं उष्मा पाकर भी गर्म हो जाती है और इसी गुण के आधार पर अपना पानी गर्म होता है। इसी गुण के आधार पर आपने यदि सब्जी बनाई है किसी ने और चम्मच को सब्जी के अंदर छोड़ दिया है तो थोड़ी देर बाद में आप देखते हो कि वह चम्मच है वो गर्म हो जाती है। तो उसका कारण भी क्या है कि वो उष्मा की भी क्या है, सुचालक है। और उसमें उष्मा का चालन होता है वो चालन विधि से होता है। ये विधि भी लिख देता हूँ, कौन सी विधि से गर्म होती है, वो चालन विधि से। उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण धातुएं और उनके यौगिक पढ़ेंगे अपन। उसमें सबसे पहली धातु है आपके कैल्शियम। कौन सी धातु है, कैल्शियम धातु। कैल्शियम का प्रतीक Ca होता है। कैल्शियम का आपको प्रतीक याद रखना क्या होता है, Ca होता है। इसका पहला यौगिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे आप शॉर्टकट में POP कहते हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.12H2O, यानी CaSO4 × 12H2O। परीक्षा में प्रॉब्लम करता है, याद नहीं रह पाता है, तो याद रखना हड्डी टूट गई, आधी हड्डी है तो आधी को पूरी करने के काम में आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। हाइड्रेट कितना है इसमें, आधा है। कैसे बनता है, CaSO4 × 2H2O। 2H2O का मतलब ये है जिप्सम। जिप्सम को आप 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे या फिर 393 कितना 393 डिग्री केल्विन के ऊपर गर्म करने पर ये अपने डेढ़ अणुओं को त्याग कर क्या बना लेता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना लेता है। इसका उपयोग इसमें होता है खिलौनों व मूर्तियां बनाने में और हड्डियों को जोड़ने में ज़्यादातर उपयोग होता है। इसको खिलौने और मूर्तियां प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनाई जाती है। अगला है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaO। बिना बुझा हुआ यानी पानी नहीं मिलाया हुआ है, इसलिए CaO है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी पानी मिला दिया है तब वो बुझ गया है, इसका मतलब उसका रासायनिक सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस। क्या बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3 होता है, जिसे लाइम स्टोन या खड़िया भी कह देते हैं। जब इसे गर्म किया जाता है तो CO2 गैस निकलती है। ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, और कुछ याद रहे कि नहीं रहे ऐसे याद रखना। CaCO3 को गर्म किया जाता है तो कौन सी गैस निर्मुक्त होगी, CO2 गैस मुक्त हो जाएगी। अगला है जिप्सम, जिसका रासायनिक सूत्र CaSO4 × 2H2O। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 और विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, जिसका रासायनिक सूत्र है CaOCl2। CaOCl2। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोल देते हैं इसे, क्या बोल देते हैं, कैल्शियम ऑक्सीजन का लेगा यहाँ ऑक्सी और क्लोरीन का क्लोराइड, क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। क्वेश्चन पूछेगा जो नवजात ऑक्सीजन होती है वो कहाँ से निर्मुक्त होती है, तो वो यह आपके विरंजक चूर्ण से निर्मुक्त होती है। फिर है सोडियम Na। यह अति क्रियाशील धातु है। सर्वाधिक कोई क्रियाशील धातु है, सबसे ज़्यादा क्रिया करती है तो वो कौन है, सोडियम धातु है। अतः इसको केरोसिन में रखा जाता है। यह एक हल्की धातु है, यह मुलायम भी है, हल्की भी है और मुलायम भी है। यह चांदी के समान चमकती है, यानी सफ़ेद होती है चांदी के समान, और इसे चाकू से काटा जा सकता है। ये इसके विशेष गुण है। यह हल्की धातु है इसलिए तेलती है, मुलायम है, चांदी के समान चमकती है, मुलायम है तो चाकू से काटा जा सकता है, किसको, सोडियम और पोटेशियम को। फिर है सोडियम के बनने वाले यौगिक। इसके यौगिक पढ़ लेना, पूरी केमिस्ट्री में धातु है, धातु में और कुछ नहीं पढ़ना। सोडियम क्लोराइड, जिसे साधारण नमक कहते हैं, इसे टेबल साल्ट भी कहते हैं, इसका सूत्र होता है NaCl। क्या सूत्र होता है, NaCl। फिर है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे बोलते हैं दाहक सोडा। इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं, यहाँ कंफ्यूज करेगा वो आपको। कास्टिक का मतलब लोग समझ लेते हैं खाने वाला सोडा, लेकिन कास्टिक का मतलब खाने वाला सोडा नहीं है। सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, इसका सूत्र है NaOH। उसके बाद में सोडियम कार्बोनेट, कौन सा कार्बोनेट है ये, सोडियम कार्बोनेट है, तो सोडियम का Na लग जाएगा, CO3 और हो जाएगा। 10th क्लास से पढ़ लेना, इसको ज़्यादा किसी को पढ़ना है तो। रासायनिक सूत्र है Na2CO3 × 10H2। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र यही है। इसे धावन सोडा कहते हैं, कपड़े धोने वाला सोडा कहते हैं।
कौन सा सोडा? दावन सोडा कहते हैं। ऊपर देखो ठीक करना, Na2CO3 इंटू 10H2O कौन सा है? दावन सोडा। ऐसे ध्यान रखना, दावन यानी धोने वाले में पानी होना चाहिए, तो 10H2। सोडियम बाइकार्बोनेट, देखो बाई आवली तो बाई को मतलब जीजी, आपने बाई का बोला जीजी, जीजी आवे जंदाड़ा आपने नया नया पकवान बने, बा पकवाना के अंदर कौन सा सोडो गिरे? खाने का सोडा। ये लो जी, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने का सोडा, बेकिंग सोडा या मीठा सोडा कहते हैं। सूत्र बन जाएगा NaHCO3। इसमें पानी नहीं होगा, ध्यान रखना, इसमें क्या होगा? पानी नहीं होगा, यानी पानी नहीं होगा 10H2O नहीं लगाना। 10H2O कहाँ लगाना है? जहाँ कपड़े धोने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पानी की, तो इसमें 10H2O लगा देना। याद रखने के कुछ तरीके होते हैं जिनसे आप याद रख सकते हो। फिर है मैग्नीशियम Mg, इसका फीता ज्वाला में जलाने पर श्वेत ज्वाला के साथ जलता है। पशु परिचर में से क्वेश्चन पूछा था कि मैग्नीशियम रिबन को जब ज्वाला में जलाया जाता है तो वो किस रंग की ज्वाला के साथ जलता है? तो वह सफ़ेद रंग की ज्वाला के साथ जलता है। मैग्नीशियम के यौगिक में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे बोलते हैं MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। कौन सा मैग्नीशिया कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। इसका उपयोग एंटासिड यानी अपच के उपचार में किया जाता है, एंटासिड के रूप में, इनो के रूप में किया जाता है। फिर अगला कॉपर Cu, यह तनु तथा ठंडे HCl तथा HNO3 के साथ क्रिया नहीं करता है। कॉपर किसके साथ? तनु, तनु का मतलब होता है जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, और ठंडा HCl और HNO3 है तो उसके साथ क्रिया नहीं करता है। इसके यौगिक में पहला है कॉपर सल्फेट CuSO4, इसे नीलाथोता कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, नीलाथोता किसे कहते हैं? कॉपर सल्फेट को, CuSO4 को। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका रंग ही नीला होता है। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डाल दी जाए तो उसका नीला रंग गायब हो जाता है, और कौन सा रंग आ जाता है? भूरा। पशु परिचर में ये क्वेश्चन भी पूछा था कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल देते हैं तो क्या होगा? तो क्या होगा? नीला रंग गायब हो जाएगा और भूरा रंग आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? इसका कारण भी बताऊंगा आगे। फिर अगला जिंक Zn, इसका यौगिक है जिंक सल्फेट, जिसका सूत्र होता है ZnSO4। इसे सफ़ेद कशीस कहते हैं। कौन सा कशीस कहते हैं? सफ़ेद कशीस, क्योंकि ये सफ़ेद रंग का होता है। फिर है लेड Pb, यौगिक है इसका लेड ऑक्साइड PbO। इसे लिथार्ज कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? लिथार्ज कहा जा सकता है, देख लेना एक सामान्य आप। फिर फेरस लोहा, इसका यौगिक है फेरस सल्फेट FeSO4, इसे हरा कशीस कहते हैं। 3 कशीस बता दिए, एक तो मैंने नीला सोजा, एक सफ़ेद कशीस और एक आपका हरा कशीस। अब है अपना कुछ महत्वपूर्ण मिश्र धातुएं, यानी मिश्र धातु क्या होती है? 2 धातुओं को या 2 से अधिक धातुओं को मिलाकर एक नई धातु बनाते हैं, उसे बोलते हैं मिश्र धातु। और इसका एक उदाहरण है पीतल। कॉपर प्लस जिंक, कॉपर होता है 70% और जिंक होता है 30%। क्या होता है? कॉपर 70% और जिंक होता है वो 30%। और इसकी ट्रिक है पिताजी, P फॉर पीतल, क्या हो गई? पीतल। ता फॉर कॉपर, तांबा, तांबा को कॉपर, और जी फॉर जिंक यानी जस्ता। ये एक ही थी और पटवार में यही पूछी थी, पटवार के पहले पेपर में यही पूछी थी, पीतल किसका मिश्र धातु है? ये लो जी। फिर कांसा, कांसा है Cu, कॉपर प्लस Sn, Sn का मतलब टिन का, जिसमें कॉपर 90% होता है, टिन 10% होती है। आपको पूछा जाएगा कि आपका जो कांसा है वो किसकी मिश्र धातु है, तो आप कह देना कॉपर प्लस टिन की। रोल्ड गोल्ड है, रोल्ड गोल्ड का मतलब यहाँ लागे कि वो गोल्ड है, सोनू है, चमक वालों। इनमें कॉपर तो 90% और एल्यूमिनियम 10%, कॉपर की तो है ही, प्लस में एल्यूमिनियम है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि गोल्ड रोल्ड में गोल्ड कितना परसेंट है? गोल्ड रोल्ड में गोल्ड कितना परसेंट होता है? नाम गोल्ड रोल्ड है तो कितना आएगा? 0% आएगा। वो 1% भी देगा तो भी उसके कितना नुकसान होगा, क्योंकि सोना बहुत महंगा है, इसलिए 0%। वैसे ही एक बार शायद ये भी पूछा था कि जो लेड पेंसिल होती है उसमें लेड कितना % होता है, तो नाम लेड पेंसिल है लेकिन उसमें होता नहीं, ग्रेफाइट होता है, इसलिए उसमें भी लेड कितना था? 0% था। क्लियर? अब है अगला जर्मन सिल्वर। तू जर्मनी निकल जा, ऐसे याद रखना, तू जर्मनी निकल जा।
तू यानी तांबा, तांबा यानी कॉपर, निकल यानी निकल, और जा यानी जस्ता। ठीक है, हमारे 50% कॉपर हुए, 15% निकल हुए, 35% जस्ता हुए। फिर है सोल्डर, जिन आपा बोला फ्यूज तार, कहीं हुए सोल्डर, जिन बोला फ्यूज तार, फ्यूज लगावा। इम एसन हुए न टिन, बात हुआ है 70%, और लेड हुए न वो हुआ है 30%। यानी ये एसन और पीबी का मिश्रण है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना कि फ्यूज तार या सोल्डर किसका होता है, तो ये आपका होता है एसन प्लस पीबी का। फिर अपन पढ़ेंगे धातुओं की सक्रियता श्रेणी, यानी ये धातुएं होती है ये ज़्यादा क्रियाशील होती है, उसका क्रम है। सबसे पहले कोली, नहीं, कैप्टेन, मांगे, आलू, जिंक, फेरस, हाइड्रोजन, सॉरी पीबी पहले आएगा, पीबी, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag और Au। यानी सबसे कम क्रियाशील कोई धातु है तो वो क्या होती है, सोना होती है। तो सोना जल्दी से काला भी नहीं पड़ता। चांदी के जो आभूषण होते हैं वो आप देखते हो समय के साथ में क्या पड़ जाते हैं, काले पड़ जाते हैं। उसका कारण है कि कॉपर होता है ना वो कम क्रियाशील है, ऑक्सीजन के साथ में क्रिया नहीं करता, इसलिए उसका कोई ऑक्साइड नहीं बनता। और ऐसे ही इससे चांदी की तुलना में Hg की तुलना में कॉपर ज़्यादा होता है। आप देखते होंगे तांबा का लोटा से यदि आप नहाते हो तो उस तांबे के लोटे के ऊपर हरे हरे शैवाल जम जाते हैं। उसका कारण यही है क्योंकि इसकी सक्रियता थोड़ी ज़्यादा है। इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा सक्रिय कौन है, पोटेशियम और सोडियम है। सोडियम को तो यदि आप खुला छोड़ दो ना तो भी ये अपने आप ही ऑक्साइड बन के उड़ जाता है। क्लियर है, इसलिए ये क्या है, ज़्यादा सक्रियशील है। ये श्रेणी काम क्या करती है, ये श्रेणी ये काम करती है आपकी जो भी विस्थापन अभिक्रिया होती है ना वो इस श्रेणी पर डिपेंड है। यानी कौन सा तत्व किस तत्व को विस्थापित करेगा नहीं करेगा ये यहाँ पर डिपेंड करता है। पशु परिचर में इसके बराबर के क्वेश्चन आए थे और मैं देख रहा हूँ पिछली 2024 के अंदर सीईटी हुई थी, वहाँ से इसका क्वेश्चन शुरू हो गए थे। हालांकि स्टेनोग्राफर में भी जो पीए की एग्ज़ाम होती है स्टेनो की, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें 4 स्टेटमेंट लिखे थे। मैंने एग्जाम होते ही मैंने बोल दिया था ये क्वेश्चन तो डिलीट हो जाएगा, तो वो डिलीट हो गया। उसका कारण था उनको खुद को ये सक्रियता श्रेणी पेपर सेटर को ही समझ में नहीं आई, तो उसने मतलब जो ऑप्शन सेट कर रहे थे वो सारे ही गलत थे। यदि आपको अच्छे से याद है ना तो आप किसी भी प्रकार की अभिक्रिया को सही से करवा सकते हो, लेकिन आपको क्रम याद होना चाहिए। इस श्रेणी में जो ऊपर आता है ना वो नीचे वाले को हटा सकता है, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को हटा नहीं सकता। अक्सर मैं एग्ज़ाम जो क्लासेज होती है उसमें पढ़ाता हूँ तो एक ही उदाहरण देता हूँ कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का जो रिश्ता होता है ना वो उतने ही दिन टिकता है जितने दिन उनके पास में पैसे होते हैं। यदि 2 का रिश्ता है और तीसरे के पास में पैसा और गाड़ी ज़्यादा है तो वो पहले वाले को अपने आप ही विस्थापित करके उसके स्थान ले लेता है। बस ये सक्रियता श्रेणी है। यानी जिसकी सक्रियता ज़्यादा है, जिसके पास में पैसे ज़्यादा है, वो नीचे वाले को हटा सकता है, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को हटा नहीं सकता। ऐसे मान लो कि कोई लड़का है, वो किसी लड़की से प्यार करता है लेकिन पहले से उसका बॉयफ्रेंड है, उसके पास पैसे ज़्यादा है तो वो किसी भी हालत में उसको विस्थापित नहीं कर सकता। लेकिन ज़्यादा पैसे वाला दिखेगा ना तो कितना ही प्यारा हो उसका काम तमाम हो जाएगा। क्लियर है, तो इसी कंडीशन पे है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। यदि पहले से कोई फेरस पड़ा है और इसकी अभिक्रिया कैल्शियम से करवाए तो कन्फर्म है कैल्शियम फेरस का पत्ता काट देगा। लेकिन पहले से फेरस है मैं अभिक्रिया करवाऊँ हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन की औकात नहीं है कि इस फेरस को विस्थापित कर दे। बस यही कहानी है सक्रियता श्रेणी की, इसलिए इनको अच्छे से याद कर लेना। कोली नहीं, कप्तान मांगे, आलू, जिंक, फेरस है, पीबी, हाइड्रोजन, उसके बाद में ये वाले तो ज़्यादा पूछता ही नहीं है, कॉपर, Hg। ये कोई क्वेश्चन था, कोई मतलब नहीं है। अब है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। इतनी देर तक अपन ने जो भी चर्चा की थी वो भौतिक गुणों की चर्चा की थी। भौतिक गुणों का मतलब होता है जिनको अपन देख कर बता रहे थे, कठोर है, चमकीली है, विद्युत की कुचालक है, सुचालक है। अब अपन बढ़ेंगे इनके रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके संगत धातु ऑक्साइड बना लेती है। कोई भी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके संगत ऑक्साइड बना लेती है। ये क्या सिस्टम है? संगत का मतलब जिस धातु के साथ में आप अभिक्रिया करवा रहे हो ना उसी का ऑक्साइड बन जाएगा। जैसे आपने चांदी की अभिक्रिया किसके साथ में करवा दी? ऑक्सीजन के साथ में, तो आंसर क्या हो जाएगा? सिल्वर ऑक्साइड। आपने लेड की करवा दी तो लेड ऑक्साइड, आपने कॉपर की करवा दी तो कॉपर ऑक्साइड, आपने सोने की करवा दी तो सोना ऑक्साइड।
अब सोना तो बनेगा नहीं, यहाँ से क्या हो जाएगा Au होगा, तो Au का नाम के अकॉर्डिंग बन जाएगा। और जैसे आपने Hg से करवा दी तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड बन जाएगा, कैल्शियम के साथ करवा दी तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। बस यही कहानी है। जैसे मैंने कहा कैल्शियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ में करवा दी तो क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड। ये जो धातु ऑक्साइड होते हैं ना, इनकी प्रकृति क्षारीय होती है, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, परंतु अधात्विक जो ऑक्साइड बनेंगे ना वो अम्लीय प्रकृति के बनेंगे। याद करना मैं बाद में बता दूंगा, अभी नोट लगा के कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि PbO यानी लेड ऑक्साइड, SnO2 टिन ऑक्साइड, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। और इसके मैंने टिक लगा रखा है, और मैंने रीट के समय यही कहा था कि Al2O3 का एक एग्जाम में तो इसका रासायनिक सूत्र पूछेगा और किसी दूसरे एग्जाम में इसकी प्रकृति पूछेगा। दोनों उसने पूछी थी। एक में क्वेश्चन में ऐसे पूछा निम्न में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है, और एक में पूछा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो अच्छे से आपको भी याद रखना है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र Al2O3 होता है और ये उभयधर्मी प्रकृति का होता है। उसके बाद में धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। इंपॉर्टेंट तथ्य ध्यान रखना कि धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया करोगे तो कौन सी गैस मुक्त होगी। तो आपको पता है जल में कौन सी गैस होती है, जल के पास होता है हाइड्रोजन है, तो वो हाइड्रोजन को गैस को ही मुक्त कर देगा, कहानी खत्म। बस याद रखने के तरीके होते हैं। वहाँ एग्जाम में अपने कन्फ्यूज क्यों होते हैं, क्योंकि अपने पास में जब याद किया उस समय तरीका नहीं लगाया, फिर ऑप्शन दे देगा वो C2 O2 H2 अन्य कोई गैस, तो अपन नहीं कर पाते हैं। उसका कारण ये है कि अपन वहाँ अंदाज़ा नहीं लगा पाते। तो वैसे मैंने सूत्र भी लिखा रखा है Ca+H2, ये यदि इसको मैं तोड़ूंगा तो ये बनाएगा H+ आयन और OH नेगेटिव आयन, और ये बनाएगा Ca पॉजिटिव आयन। Ca पॉजिटिव आयन बनाएगा तो ये ऑक्सीजन को अपने साथ में ले आएगा, तो CaOH का ट्वाइस, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को आकर्षित करता है तो CaOH का ट्वाइस बन जाएगा। ये हाइड्रोजन बेचारा बाहर निकल जाएगा, ये लो जी गैस में निरपुक्त हो जाएगी। कहानी क्लियर है। फिर है पोटेशियम की अभिक्रिया जल से करवाने पर क्या बनेगा। एक क्वेश्चन है, तो पोटेशियम एक धातु है, अभिक्रिया जल से करवा रहे हो तो क्या बनेगा, तो हाइड्रोजन गैस बनेगी ही बनेगी, और पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा ही बनेगा। क्लियर है, तो दोनों बन जाएंगे A और B दोनों। अब यहाँ से शुरू हो जाती है अपना अधातुएं। इतनी देर अपन धातुएं पढ़िए, ज़्यादातर क्वेश्चन धातुओं से आते हैं, कुछ अधातुएं और पढ़ लेते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर, अच्छा त्याग कर लिख रखा है क्या, इलेक्ट्रॉन त्याग कर नहीं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, पीछे भी बताया था, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं, क्या कहलाती है, अधातुएं कहलाती हैं। जैसे ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N, क्लोरीन Cl। अब है अधातुएं के भौतिक गुणधर्म। जो धातुएं के पढ़े थे उनके अपोजिट पढ़ेंगे। अधातुएं सामान्यतः ठोस व गैस अवस्था में पाई जाती है। अपन ने पढ़ी थी धातुएं ठोस होती है, लेकिन अधातुएं ठोस भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है और द्रव भी हो सकती है। एक अपवाद है ब्रोमीन का। ब्रोमीन कौन सी अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है, यानी तीनों में होगी। ये अपवाद ब्रोमीन है। क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, और अपना रटा हुआ रहता है मरकरी, लगा के आ जाते हैं। अरे भाई मरकरी धातु है, वो अधातु पूछ रहा है तो आंसर ब्रोमीन होगा। ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो कौन सी अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है, और एकमात्र धातु है मरकरी जो द्रव अवस्था में, अर्थात कुल 2 ही तत्व है जो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, बाकी सभी या तो ठोस है या गैस है। ये ताप तथा विद्युत की कुचालक होती है, अर्थात इनमें क्या होता है, विद्युत का प्रवाह नहीं होता। जैसे रबड़ के हत्थे होते हैं, लकड़ी होती है, इनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता। लेकिन इसमें एक अपवाद है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, एक अधातु है, लेकिन फिर भी इसमें क्या होती है, विद्युत का प्रवाह होता है, इसलिए इसके इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। अधातुएं चमकती नहीं है, धातुएं चमकती है, अधातुएं चमकती नहीं है, लेकिन इसका भी अपवाद है आयोडीन। आपने देखा होगा आयोडीन के नमक को धूप में रखना, आयोडीन चमकेगा। इसका अपवाद कौन है, आयोडीन है। आयोडीन क्या करती है, चमकती है। आयोडीन एकमात्र अधातु है जो क्या करती है, चमकती है। इनके गलनांक में क्वथनांक कम होते हैं, इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, कम होते हैं। लेकिन इसका भी अपवाद है कौन, हीरा। हीरा एक धातु नहीं है, हीरा एक अधातु है, क्योंकि कार्बन का अपरूप है, लेकिन फिर भी ये क्या करता है, ये गलनांक और क्वथनांक इसका बहुत ज़्यादा उच्च होता है। फिर है अधातुओं के रासायनिक गुणधर्म। ये तो थे भौतिक, देख कर बताने वाले। अब है रासायनिक गुणधर्म। अधातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके
संगत अधात्विक ऑक्साइड बना लेगी। यह शायद किसी कोई जस्ट एग्जाम लगी थी, उसमें यह क्वेश्चन पूछा था कि अधातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या नहीं बनाती, और उसमें पहला ही ऑप्शन था धात्विक ऑक्साइड। अरे जब वो अधातु है तो अधात्विक ऑक्साइड बनाएगी, धात्विक क्यों बनाएगी? धात्विक ऑक्साइड धातुएं बनाएगी। तो S + O2 से क्या बन जाएगा? SO2। C + O2 से क्या बन जाएगी? CO2। तो ये क्या हो गया? संगत अधात्विक ऑक्साइड हो गया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। फिर अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अभी बढ़ा था धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय के होते हैं। ऐसे ए मिला देना, ऐसे ए को मिला देना, आपका काम हो जाएगा, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसका अपवाद है CO कार्बन मोनोऑक्साइड, NO नाइट्रस ऑक्साइड और H2 N2, ये उदासीन प्रकृति के होते हैं। थोड़ा सा ध्यान दे लेना, बाकी आपके काम की नहीं है। ये उदासीन होते हैं। तो ऑक्साइड 4 प्रकार के हो गए, अम्लीय भी हो गए, क्षारीय भी हो गए, उभयधर्मी भी हो गए और उदासीन भी हो गए। ये रीट के लेवल की बात है। फिर है यौगिक। देखो इसका कार्बन के पढ़ेंगे, कार्बन के क्रिस्टलीय प्ररूप होते हैं और अक्रिस्टलीय प्ररूप होते हैं। क्रिस्टलीय प्ररूप 3 प्रकार का होता है, हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, फुलरिन। आपको पूछ ले कार्बन का क्रिस्टलीय प्ररूप कितने होते हैं? 3, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। और अक्रिस्टलीय में कोक है, कोयला है, चारकोल है, काजल है। हीरा कठोर पारदर्शी पदार्थ होता है जिसका उपयोग काटने वाले यंत्रों में किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि हीरा क्या है? कठोर होता है जिसका उपयोग काटने वाले यंत्र बनाने में होता है। हीरा अक्रिय तथा विषैला होता है। हीरा किसी से क्रिया नहीं करता, लेकिन इसका दहन करने पर विषैला पदार्थ का निर्माण होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, अतः इसका उपयोग इलेक्ट्रोड बनाने में किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग परमाणु भट्ठी में मंदक के रूप में भी किया जाता है। ये भी ध्यान रखना कि ग्रेफाइट होता है ना, इसका उपयोग इलेक्ट्रोड बनाने में तो होता ही है, इसके साथ में जो परमाणु भट्ठी होती है उसके मंदक के रूप में भी किया जाता है। फिर ग्रेफाइट का उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में भी होता है। शुष्क स्नेहक का मतलब सहायता करने वाला, जैसे ग्रीस होता है ना, तो ग्रीस तो शुष्क नहीं है, ये शुष्क स्नेहक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। अब है इंपॉर्टेंट, कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइड को, फिर बिटुमिनी, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रेसाइड में कार्बन की मात्रा 90 से 92 होती है, कार्बन की मात्रा 80% होती है, कार्बन की 65 से 60 होती है और कार्बन की 50 से 55 होती है। लगभग ऐसे याद रखना, आप तो ABCD के क्रम से लिख लेना इनको। पहले एंथ्रेसाइड में A आता है, बिटुमिनियम का B आता है, फिर लिग्नाइट का L आता है, फिर पीट का P आता है। सबसे अच्छा A होता है इसलिए एंथ्रेसाइड, सबसे खराब P होता है इसलिए पीट। बस कहानी खत्म। एंथ्रेसाइड सबसे अच्छा कोयला है और पीट सबसे खराब कोयला है। कार्बन की मात्रा का घटता क्रम, सबसे पहले A आएगा, फिर B आएगा, फिर L आएगा, लास्ट में P आएगा। और उष्मा की मात्रा का वही क्रम होगा, पहले A आएगा, फिर B आएगा, फिर L आएगा, फिर कौन सा आएगा? P। जिसके पास कार्बन ज़्यादा होगा वो उष्मा भी ज़्यादा देगा। N2 नाइट्रस ऑक्साइड है, जिसे हंसाने वाली गैस कहते हैं। नट्टू काका से याद रख लेना, नट्टू काका, N2 नट्टू काका। NH4Cl, इसको अमोनियम क्लोराइड या नौसादार कहते हैं। इसमें ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। ऊर्ध्वपातन का गुण क्या होता है कि किसी पदार्थ को गर्म करने पर वह द्रव अवस्था में न बदलकर सीधा एक गैसीय अवस्था में चला जाता है, उसको क्या बोलते हैं? नौसादार। वाटर गैस क्या होती है? CO + H2, जिसे भाप अंबार गैस भी कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को बोलते हैं वाटर गैस। और प्रोड्यूसर गैस या उत्पादक गैस बोलते हैं CO + N2 को। CO + N2 को क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर गैस कहते हैं, उत्पादक गैस। फिर कुछ अक्रिय अधातुएं होती है, वो आपको याद रखने हैं। हर्बजन, नेरा, आगर, कर, जीरो, रन, यानी हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडोन, ये अक्रिय गैसें होती है। अब पढ़ेंगे अपन, ये धातु है, धातु है। इसके सबसे आसान धातु है, धातु थोड़ा सा लंबा चैप्टर था, इससे अच्छा है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाना होता है। पोज देना थोड़ा, भौतिक पोज दे दो। हाँ, तो अपना भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है, बहुत आसान है, लगभग 3 या 4 मिनट में इसको भी अपन कंप्लीट कर लेंगे। और एक क्वेश्चन होगा जो आसानी से आप कर पाओगे। सबसे पहले भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता क्या है? तो देखो, भौतिक परिवर्तन क्या है? भौतिक का मतलब पदार्थ की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन। कोई भी ऐसा परिवर्तन जिसके द्वारा केवल उसकी भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित होती है, अर्थात रंग रूप।
रंग, रूप और अवस्था में होने वाला जो परिवर्तन होता है ना, वो भौतिक परिवर्तन है। अर्थात इसके द्वारा उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। उत्क्रमणीय का मतलब होता है दोनों दिशाओं में, यानी उत्पाद से आप जो आपका अभिकारक होता है उससे उत्पाद प्राप्त कर लेते हो, उत्पाद से पुनः अभिकारक भी प्राप्त किया जा सकता है, यानी नया जो पदार्थ है उससे वापस मूल पदार्थ प्राप्त किया जा सकता है, वह भौतिक परिवर्तन है। भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, रासायनिक गुण क्या रहते हैं? अपरिवर्तित रहते हैं। और रासायनिक जो परिवर्तन होता है उसमें रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, लेकिन भौतिक गुण अपरिवर्तित रहते हैं। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, यानी अभिकारक से एक बार आपने नया पदार्थ बना लिया तो उस नए पदार्थ को वापस मूल अवस्था में नहीं ला सकते, यानी मूल अवस्था में नहीं आ पाता है, तो वह कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। इसके आपके एग्जाम में उदाहरण पूछेगा वो कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है या नहीं है। तो कुछ भौतिक परिवर्तन के उदाहरण देख लेते हैं। कागज का फटना, यानी कागज फट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कागज का फटना। मोम का पिघलना, तो मोम पिघलेगी तो वापस नया मोम ही बनने वाला है। जल का उबलना, जल उबलेगा तो क्या बनेगा? रहेगा जल ही। बर्फ का जल बनना, बर्फ का जल बनना, बर्फ का उबलना, कौन सा भी परिवर्तन हो, सारे कौन से होते हैं? तो भौतिक परिवर्तन है। सेब का कटना और कपूर का दहन, दहन का मतलब होता है जलना। देखो कपूर का जलना अलग है और अन्य कोई भी धातु यदि आपको दे दे जलने में तो वो सारी अलग है। कपूर एक ऐसा पदार्थ है जो सीधा गैस बनता है और गैस से वापस क्या बन जाता है? ठोस बन जाता है, इसलिए इसका दहन भौतिक परिवर्तन है और बाकी कोई भी दहन होगा वो सारा रासायनिक परिवर्तन होगा। कागज का जलना, मोम का जलना, लोहे पर जंग लगना, इंपॉर्टेंट है लोहे पर जंग लगना। उसके बाद में दूध का दही बनना, दूध का फटना, दही का छाछ बनना, कट्टी हुई सेब का भूरा रंग होना, लिख लेना, ये 4th ग्रेड के एक शिफ्ट में पक्का क्वेश्चन है। और चांदी का बदरंग होना, ये किस प्रकार के परिवर्तन है? रासायनिक। अब खूब सारे हो सकते हैं, लेकिन आपके माइंड में एक बात होनी चाहिए कि मैं इससे नया पदार्थ बनने के बाद में वापस पुराना वाला पदार्थ प्राप्त कर सकता हूँ क्या? कर सकते हो तो भौतिक है, और नहीं कर सकते हो तो कौन सा है? रासायनिक है। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है पूरे को, बाकी उदाहरण आप कितने ही कर लेना। इसमें कुछ नोट है कि मोमबत्ती का जलना दोनों प्रकार का परिवर्तन है, अर्थात मोमबत्ती का जलना है। देखो मोम का जलना तो रासायनिक है, लेकिन मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों है। अगला नोट है कि प्रकाश की कोई भी घटना दे दे आपको, सभी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण, जैसे आपको दे ले प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का टिंडल प्रभाव, कोई भी प्रभाव दे दे, इंद्रधनुष का बनना, सारे भौतिक परिवर्तन के उदाहरण होंगे। और कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया कब होती है? जब ऑक्सीजन से संयोग होता है, और ऑक्सीजन से संयोग होने का मतलब O2 का योग होना, O2 का योग का होना ही जलना होता है, और जलने से जो भी परिवर्तन होगा वो सारे कौन से परिवर्तन होंगे? रासायनिक परिवर्तन होंगे। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। ये लो, ये था आपका भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का भी खेल खत्म। उसके बाद में आता है आपका अपशिष्ट का प्रबंधन। ये एक अच्छा टॉपिक है, बहुत शानदार है, जहाँ से फिक्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं कि यहाँ से ये क्वेश्चन पूछेगा वो। इसमें देखो अपशिष्ट का मतलब अपने घरों से कोई कूड़ा करकट कोई भी पदार्थ का वेस्टेज निकलता है, उसका अपन किस प्रकार से प्रबंधन करें। अच्छा सा प्रबंधन है, आजकल नगर पालिका वाला वो आता है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, बस वो ही अपने लिए प्रबंधन है। अब वो आगे जाकर उसमें से कुछ मटेरियल को अलग करता है, कचरे बीनने वाले आते ही रहते हैं, ठीक है ना। वो सारे का सारा अपने को प्रबंधन पढ़ना है कि किसका किस प्रकार से अपने को प्रबंध करना है। देखो दो प्रकार का होता है, एक होता है जैव निम्नीकरणीय और एक होता है अजैव निम्नीकरणीय। जैव का मतलब जीवों द्वारा अपघटन हो जाए, और अजैव, जैव का मतलब जीवों द्वारा अपघटन नहीं हुए। वैसे जैव का मतलब होता है जीवन, जिनमें जीवन होता है, अजैव यानी जिनमें जीवन नहीं होता है। दोनों से भी पूछा जा सकता है। निम्नीकरणीय का मतलब होता है अपघटन। एक तो होता है जैव, केवल इतना ही पूछे निम्न में से कौन जैविक है, तब तो जिसमें जीव होता है वो जैविक है, जिसमें जीव नहीं होता वो अजैव है। जैसे वायु अजैव है, जीव नहीं होता। लेकिन जैव निम्नीकरणीय यानी जो जीवों द्वारा अपघटित हो जाता है वो जैव निम्नीकरणीय है, और जो नहीं होता है वो अजैव है। जीवों में मतलब जीवाणु और कवक द्वारा आसानी से अपघटित हो जाता है वो जैव निम्नीकरणीय है। यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा 4th ग्रेड में, वो पूछेगा निम्न में से किस विकल्प के सभी जो पदार्थ है वो जैव निम्नीकरणीय है या नहीं है। तो केले के छिलके को आप डालोगे
उसके कीड़ी मकोड़े अपघटक लगेगा और उसको नष्ट कर देगा, तो वो जैव निम्नीकरण है। सब्जियों का अपशिष्ट, कोई भी सब्जी है उसका अपशिष्ट है तो वो भी अपघटन आसानी से हो जाता है। मांस का कोई टुकड़ा है तो उसका भी अपघटन हो जाता है। चमड़ा है, मवेशियों का गोबर है, सूती कपड़े हैं आपके, और कृषि से कोई भी अपशिष्ट निकलता है तो उसका क्या हो जाता है, आसानी से अपघटन हो जाता है। तो ये सारे जैव निम्नीकरणीय है। अजैव निम्नीकरणीय जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, जैसे पॉलीथीन है, पॉलीथीन कितनी पड़ी रह जाए तो वो क्या नहीं है, जीवों द्वारा अपघटित नहीं होती। चिकित्सीय अपशिष्ट, चिकित्सा अपशिष्ट से निकलती है, जैसे कोई सिरिंज निकल गई, कोई बोतल निकल गई, तो ये कैसे हैं, चिकित्सीय अपशिष्ट भी अजैव है। धात्विक अपशिष्ट, कोई धातु है तो वो भी कैसी है, अजैव निम्नीकरणीय। कोई कांच का टुकड़ा है, हालांकि आप कहोगे धातु पे जंग लगना है, वो जंग लगने की प्रक्रिया हुई है लेकिन जीवों द्वारा नहीं हुआ है उसका अपघटन, इसलिए ये सारे उदाहरण किसके हैं, अजैव निम्नीकरण के उदाहरण है। अपघटन की विधियां, कि किस विधि के द्वारा इनका अपघटन किया जा सकता है, तो सबसे पहले धात्विक अपशिष्ट के लिए सबसे अच्छा उदाहरण है पुनर्चक्रण। धात्विक कोई अपशिष्ट निकला है तो उसका पुनर्चक्रण कर सकते हो, यानी पुराने लोहे से कोई नया लोहे का पदार्थ बना लो। ऐसा होता है क्योंकि अपने लोहा खराब हो जाता है तो कोई आता है उसको ले जाता है, उससे नए पदार्थ बनाता है गलाकर। तो ये पुनर्चक्रण सबसे अच्छा उदाहरण है, जो रीट में पूछा था कि धात्विक अपशिष्ट का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, पुनर्चक्रण के द्वारा। और चिकित्सीय अपशिष्ट यानी चिकित्सा से जो भी निकलता है उसका क्या कर दो, भस्मीकरण कर दो, उनको तो भस्म कर दो, ये सबसे अच्छा उपाय है। तो ये अपघटन की दो विधियां हैं। आपको पूछ सकता है कि पेन ड्राइव किस प्रकार का अपशिष्ट है, तो पेन ड्राइव ई अपशिष्ट है, इलेक्ट्रॉनिक है। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट है पेन ड्राइव। अब आपको कुछ भी पूछ सकता है कि घरों से निकलने वाला वेस्टेज, ऐसे बोल दिया, वो किस प्रकार का है, तो आप कहोगे घरों से निकलने वाला है वो अपशिष्ट प्रकार का है। गोबर किस प्रकार का है, तो आप कह दोगे जैव निम्नीकरणीय है। तो इस प्रकार से आप आसानी से कर पाते हो। मुझे जहाँ तक लगता है ये क्वेश्चन है, ये आपकी 4th ग्रेड के 1-2 शिफ्ट में ये क्वेश्चन आएगा, इससे जो यहाँ से आ जाएगा इतना जो मैंने करवाया है। ये था आपका जैव निम्नीकरणीय वाला, कोई लंबा चौड़ा है ही नहीं, नाम लिख रखा है बस। ये अपनी चतुर्थ श्रेणी भर्ती की जो प्री परीक्षा का आयोजन 5 सितंबर 2025 को किया जा रहा है, जिसमें रजिस्ट्रेशन प्रारंभ है। जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करा के एक ऑफलाइन परीक्षा, जहां भी आप अपने घर पे बैठे हुए वहां से ये परीक्षा आप अच्छे से देख के अपनी तैयारी को और अपने स्कोर को समझ सकते हो कि मैं कहाँ से स्टैंड कर रहा हूँ, मेरे कितने एक नंबर आएंगे, क्या मैं टाइम पे पेपर मैनेजमेंट कर लूँगा क्या। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कहाँ अप्लाई करना है ये थोड़ी सी बता देता हूँ। रजिस्ट्रेशन के लिए आप इन नंबरों पे संपर्क कर लेना, 8239368592। और ये नोट्स अपने नंबर यहाँ पर भी है। शॉर्ट नोट्स जिसको भी लेना है, ये शानदार नोट्स है आपके, तो यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हो इन नंबरों पे संपर्क करके। शॉर्ट नोट्स है, लगभग 500 पेज है, टोटल मिला के 500 पेज, जो मतलब हाथ से लिखे हुए हैं, जगह छोड़ छोड़ के, जिनको आप अच्छे से तैयार कर सकते हो। और प्री परीक्षा का रजिस्ट्रेशन भी इन नंबरों पर आप कर सकते हो, जिसको भी लेना है संपर्क कर लें। अब अपना सिस्टम होता है 4 नंबर की अपन ने क्लास कर लिए, 4 नंबर मतलब 4 क्वेश्चन अपन ने तैयार कर लिए। इतनी देर की क्लास आपने देख ली है तो आपके 4 क्वेश्चन रेडी है। अब अपना पार्ट बचता है जो आपके दे रखा है मानव तंत्र, ह्यूमन सिस्टम। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अपने लिए ग्लैंड यानी अंतःस्रावी तंत्र। इसको पढ़ने वाले अपन सबसे पहले अपन अंतःस्रावी तंत्र को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें समझेंगे कि कुछ ग्रंथियों के 2 प्रकार होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है और बाह्य स्रावी होती है। ये होती क्या है, एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछेगा, निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है या नहीं है। भी पटवार में भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन सी बाह्य स्रावी ग्रंथि है या कौन सी मिश्रित ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती क्या है, अपना श्रावण सीधे रक्त में प्रवाहित कर देती है, यानी कोई नलिका के द्वारा नहीं, सीधा ही अपना प्रवाह रक्त के अंदर छोड़ देती है ना, वो होती है अंतःस्रावी ग्रंथियां। ये किसका श्रावण करती है, ये करती है हार्मोनों का श्रावण। मुख्यतः किसका श्रावण करती है, हार्मोन का श्रावण अंतःस्रावी ग्रंथियां करती है। जैसे कुछ उदाहरण है, पीयूष ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस है, थायराइड है, इत्यादि सारी ग्रंथियां आगे और पढ़ेंगे वो कौन सी है, अंतःस्रावी है। बाह्य स्रावी अपना श्रावण नलिकाओं के माध्यम से स्रावित करते हैं, यानी पहले वो नलिका से स्रावित होगा फिर वो रक्त के अंदर या कहीं जाके स्रावित होगा, यानी नलिका में बहेगा। जैसे अपनी लार ग्रंथि है, वो लार ग्रंथि जैसे यहाँ लगी हुई है, कोई यहाँ लगी हुई है कर्ण के पास में,
तो ये यहाँ से एक नलिका जुड़ी हुई है जो ऊपर से आकर अपना जो श्रावण है ना अपने मुंह में छोड़ती है। इसका मतलब नलिकाओं से बह रही है, इसलिए उनका नाम क्या रखा हुआ है, बाह्य श्रावी है। क्लियर है। ये एंजाइमों का श्रावण करती है, हार्मोनों का नहीं करती है, एंजाइमों का करती है, जिसे आमाशय ग्रंथि है, यकृत ग्रंथि है, लार ग्रंथि है, अपनी पसीने के स्वेद ग्रंथियाँ इत्यादि। पसीना होता है अंदर से ग्रंथियों के माध्यम से आता है, जहाँ या बाल से निकले हुए हैं यहाँ तक छोटी छोटी नलिकाओं में बहता है और फिर वो बाहर निकलता है। तो ये सारी बाह्य श्रावी ग्रंथि है। कुछ होती है मिश्रित ग्रंथि, यानी दोनों प्रकार का काम करती है। यह ग्रंथि जो एंजाइम वह हार्मोन दोनों का श्रावण करती है। ये भी पटवार में पूछा भी गया था, दोनों का श्रावण करती है। वो ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि। ये हार्मोन श्रावित करती है, ग्लूकेगोन और इंसुलिन तो हार्मोन का श्रावण करती है और एंजाइम का श्रावण करती है अग्नाशय रस का। कौन से का? अग्नाशय रस का, जो एक पाचक रस का काम करता है, यानी भोजन का पाचन का भी कर रही है और ग्लूकेगोन और इंसुलिन हार्मोन का श्रावण कर रही है, इसलिए उभयधर्मी यानी मिश्रित ग्रंथि है। फिर अगली ग्रंथि है यकृत ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कोई ग्रंथि है तो वो कौन सी है? यकृत ग्रंथि। ये पितरस का श्रावण करती है। देखो पितरस का श्रावण कौन करती है? यकृत ग्रंथि। और पितरस संचित रहता है, संचित कहाँ रहता है? तो ये संचित रहता है पित्ताशय में। कहाँ रहता है? पित्ताशय में। ये विशेष बात याद रखना। श्रावित कौन करती है? यकृत करती है, लेकिन रहता कहाँ है? पित्ताशय में। लार ग्रंथियाँ लार का श्रावण करती है। और कौन सा एंजाइम होता है? लार में टाइलिन एंजाइम होता है या फिर अल्फा एमाइलेज एंजाइम होता है जो लार में होता है। फिर बात करेंगे अपन अंतःस्रावी ग्रंथियाँ में कि कौन सी ग्रंथि की क्या विशेष बात है, वो कौन से हार्मोन का श्रावण करती है। हाइपोथैलेमस मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहते हैं, अर्थात हेड मास्टर ग्रंथि है, क्योंकि ये सभी ग्रंथियों पे नियंत्रण रखने वाली पीयूष ग्रंथि के ऊपर भी नियंत्रण रखती है, इसलिए इसे कहते हैं हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि। फिर है पीयूष ग्रंथि, इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। कौन सी ग्रंथि कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है, सबसे छोटी कोई ग्रंथि है तो वो कौन है? पीयूष ग्रंथि है। हार्मोन, इसके द्वारा कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का श्रावण होता है, वेसोप्रेसिन का होता है, सोमेटोट्रोपिन का होता है, प्रोलेक्टिन का होता है। इस प्रकार के जो भी हार्मोन का श्रावण है वो पीयूष ग्रंथि करती है। अगली ग्रंथि है आपकी पीनियल ग्रंथि। इसके द्वारा मेलेटोनिन और सीरोटोनिन दो प्रकार के हार्मोनों का श्रावण होता है पीनियल ग्रंथि के द्वारा, जिसको दैनिक जीवन लय ग्रंथि भी कहते हैं। अपना दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाली ग्रंथि भी कौन सी है? पीनियल। फिर है थायराइड ग्रंथि। थायरोक्सिन हार्मोन का श्रावण करता है, जो उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करता है, यानी अपने शरीर में जो अपन खाते हैं उन उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम किसका है? थायराइड ग्रंथि का है। और ये थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है ना, ये मछलियों के अंदर मेंढक का जो लार्वा होता है ना, उस लार्वा को वयस्क अवस्था में रूपांतरित करने वाला भी हार्मोन यही है। इसका मतलब ये उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है और मेंढक का जो लार्वा होता है उसको वयस्क अवस्था में रूपांतरित करने वाला भी कोई हार्मोन है, तो उनके अंदर थायरोक्सिन हार्मोन होता है। फिर है पैराथायराइड, इसके द्वारा पैराथा हार्मोन का श्रावण होता है। एड्रीनलिन ग्रंथि, इसके द्वारा एड्रीनेलिन हार्मोन का श्रावण होता है, जिसे करो या मरो हार्मोन भी कहते हैं, यानी 3F हार्मोन या 4S हार्मोन भी कहते हैं। यानी करो या मरो, यानी या तो लड़ाई करो या फिर मर जाओ। अर्थात 3F का मतलब क्या है? फाइट फ्लाइट। 3F का मतलब है फाइट करो या फ्लाइट करो, भाग जाओ या फिर डर जाओ, फियर हो जाओ। उसके बाद में थाइमस ग्रंथि, थाइमोसिन हार्मोन और वर्षण के द्वारा नरों में टेस्टोस्टेरोन का श्रावण होता है और अंडाशय के द्वारा मादाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन का श्रावण होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो फैलोपियन ट्यूब नलिका में होता है। ये बार बार रिपीट वाला क्वेश्चन है। ये था अपना साइंस में अंतःस्रावी तंत्र वाला पार्ट। जहाँ तक मुझे लगता है आपके क्वेश्चन आएगा वो अंतःस्रावी ग्रंथि से आएगा। अब कुछ एक्स्ट्रा आपको पढ़ना चाहिए तो वो भी बता सकता हूँ, यदि टाइम मिला तो वह वीडियो में और लेके आ जाऊँगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बता भी सकते हो कि हमें वो वाला पार्ट भी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या पढ़ना चाहिए? आपको रुधिर परिसंचरण तंत्र और मानव पाचन तंत्र और पढ़ लेना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहो तो। नहीं, मैं इतना ही करना चाहता हूँ, यहाँ तक आपके 5 क्वेश्चन है वो 5 के 5 करेक्ट हो जाएंगे।
अब है अपनी चतुर्थ श्रेणी भर्ती प्री परीक्षा के बारे में संपूर्ण डिटेल में बता देता हूं। जिस परीक्षा की तिथि 5 सितंबर 2025 को, इसमें क्या क्या सिस्टम है। देखो परीक्षा की तिथि, इस परीक्षा की जो तिथि रखी गई है वो है 5 सितंबर 2025। किसी प्रकार का कोई परिवर्तन इसमें नहीं किया जाएगा। समय रखा गया है वो समय अपना है 3 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। कोई भी कैंडिडेट जो इस परीक्षा में अपीयर होगा उसे 3 बजे से 5 बजे तक अपीयर रहना पड़ेगा। आपको 2:30 पर ही पहुंचना पड़ेगा। जो ऑफलाइन सेंटर पर आने वाले विद्यार्थी हैं उनको 2:30 तक पहुंच जाना चाहिए। 2:30 के बाद में एंट्री नहीं मिलेगी। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में आपको एडमिट कार्ड मिलेगा। आपका क्या मिलेगा, एडमिट कार्ड है वो प्रोवाइड होगा। उसके लिए आपको हमें एक फ़ोटो देनी पड़ेगी और अपना पूरा तथ्य और रजिस्ट्रेशन की फ़ी जमा करवानी पड़ेगी। बिना एडमिट कार्ड के किसी भी विद्यार्थी को अलाउड नहीं किया जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए। उसके पास में एडमिट कार्ड होगा तो ही वह एग्ज़ाम में बैठेगा। उसके लिए आपको एक फ़ोटो अपनी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। क्लियर है। वही विद्यार्थी एग्जाम देने आए जिसने रजिस्ट्रेशन करवाया, दूसरे को ना भेजे एडमिट कार्ड बाद में कि मेरी इच्छा नहीं हो रही, मेरी तो तैयारी नहीं है, बोले भाई तू चला जा, तो उसकी एग्जाम नहीं होगी। उसने फ़ी दे दी है तो फ़ी वापस किसी भी हालत में रिफंड नहीं होगी। ऑफलाइन आने वाले को 2:30 तक यहाँ पहुँच जाना है। जो ऑनलाइन इस एग्ज़ाम को देंगे उनको प्रिंट आउट लेना अनिवार्य है। पहली बात, मोबाइल में पेपर ना दे, उनको प्रिंट आउट लेना अनिवार्य है। प्रिंट आउट लेने के लिए आप पास में समीप में कोई ई मित्र पे चले जाना। फिर भी किसी के ई मित्र बहुत ज़्यादा दूर हैं तो वो अपने पेपर दे सकता है फ़ोन के अंदर, लेकिन उसे प्रिंट आउट लास्ट में निकलवा के लाना है OMR सीट तक। पूरा पेपर OMR सीट पर आपको देना है। ऑफलाइन वाले को तो मैं ले लूँगा, फिक्स टाइम होते ही 10 मिनट एक्स्ट्रा दी जाएगी। OMR पर जो बाहर बैठे हुए हैं उनको 5:15 तक OMR प्रोवाइड वापस मेरे पास में भेजनी पड़ेगी। 5:16 पे भी OMR नहीं आएगी, उसकी OMR किसी भी हालत में चेक नहीं होगी, उसे नए आंसर सीट प्रोवाइड करवाई जाएगी। ये रूल है कि उसे आंसर की नहीं दी जाएगी, पर्सनल आंसर की भेजी जाएगी। वो आंसर की भी उसे नहीं मिलेगी जो OMR नहीं सबमिट करेगा। क्लियर है। OMR आपको आंसर की शाम को प्रोवाइड करवा दी जाएगी। शाम को 8 बजे आपको आंसर की प्रोवाइड हो जाएगी। जितने पेपर के सेट है अपना पेपर कोड विशेष रूप से ध्यान रखें। यदि किसी का पेपर कोड A है तो वह है ए पेपर कोड की आंसर की से अपना आंसर मिलान करें, क्योंकि पेपर अलग अलग मोड में जैसे अधीनस्थ बोर्ड बनाता है उसी मोड में अपने पेपर भी रहेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर है वो चेंज होंगे। और क्वेश्चन नंबर चेंज नहीं होंगे, क्वेश्चन भी चेंज होंगे। विशेष बात तो ये है क्वेश्चन नंबर चेंज नहीं होंगे, क्वेश्चन भी चेंज होंगे। उसका सबसे बड़ा कारण है कि आपकी नॉर्मलाइजेशन, मैं भी नॉर्मलाइजेशन करूँगा, यानी नॉर्मलाइजेशन वाला जो हवा है ना उसको यही समझा दूंगा आपको। दोनों पेपरों में क्या डिफरेंस है वो आपको यहाँ समझने को मिलेगा। किसी विद्यार्थी के सिलेबस के क्वेश्चन चेंज होंगे। मिनिमम 3 प्रकार के पेपर बनेंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन 3 पेपर होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम रहेंगे लेकिन क्वेश्चनों के नंबर चेंज होंगे। जिनके पेपर कोड भी सेम आएंगे उनके पेपरों का जो नंबर सीरियल होंगे वो चेंज हो जाएंगे। क्लियर है। और मिनिमम 3 पेपर आपको मिलेंगे जिससे लगभग नए क्वेश्चन भी आपको सारे कवर हो जाएंगे। जैसे यदि मैं 120 को 3 से गुणा करूं तो 480 क्वेश्चन बन जाएंगे। मेरा मोटो है 480 क्वेश्चन तैयार करवाना। ठीक है। फिर जैसे एग्ज़ाम पूरी हो जाएगी तो वो तीनों पेपर सबको प्रोवाइड हो जाएंगे, लेकिन उसके एग्ज़ाम एक ही पेपर की लगेगी, मिल जाएंगे सबको, ताकि इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। इसको ध्यान में रखते हुए किया गया ये फैसला। ठीक है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इन नंबरों पे संपर्क करके अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है 82 39 36 85 और 92। क्लियर है। रजिस्ट्रेशन 4 सितंबर तक करवा लें ताकि प्रिंट आउट पेपर अच्छे से ऑफलाइन से प्रिंट करवा जा सके। क्लियर है। ताकि लास्ट में आपको कोई समस्या का सामना मुझे भी ना हो और आपको भी ना हो, ताकि मैं भी अच्छे से उतने पेपर प्रिंट करवाऊँ जितने विद्यार्थियों के रजिस्ट्रेशन होते हैं। जिन साथियों को यह वीडियो अच्छा लगा है, अंत तक आपने देखा है, तो आपका अब एक कार्य बचता है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना, यानी अपना व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसमें भेजना, अपने साथियों को भेजना और एक अपना स्टेटस लगाना। ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करते हैं। ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।